फ्रेंड्स वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के सामने रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 के लिए आप लोगों के बीच में प्लेटफॉर्म बुक का सेट नंबर 13 लेके आऊँ। इससे पहले आप हमारे चैनल में नए आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग अगर एक स्टूडेंट और आप लोग गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करते हैं तो आप लोग का ये चैनल काफ़ी फ्रूटफुल होगा। और फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग का पेपर एनटीपीसी सीबीटी 1 का है तो आप लोग देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर मैं आरपीएफ कांस्टेबल का मैं पूरा जो क्वेश्चन आया था जीके जीएस का सारे क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर दिया। आप लोग देख लीजिएगा तो बहुत सारे क्वेश्चन कॉपी पेस्ट के रूप में आप लोग एनटीपीसी सीबीटी 1 में भी आ रहा है। क्लियर है? तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते। देखिए सेट नंबर 13 को इससे पहले मैं काफ़ी सेट को अपलोड कर दिया हूँ जो आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। तो चलिए सारे क्वेश्चन को मैं डिस्कस भी करूँगा और सॉल्यूशन भी दूंगा, जीके जीएस को भी बताऊँगा, करंट अफेयर को भी बताऊँगा, है ना। चलिए फर्स्ट पहला क्वेश्चन बोर्ड मार्क्स का आ गया 66 डिवाइड। देखिए सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करते हैं तो ये आप लोग का बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है। तो फ्रेंड बोर्ड मार्क्स को सॉल्व करते हैं। देखिए 66 से 66 करेंगे डिवाइड। हम लोग क्या करें, सबसे पहले क्या करें, स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। देखिए 34 है माइनस, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करें तो देखिए 32 का यानी होता है गुना। तो यहाँ पे सॉल्व करें 32 को 2 से गुना करें, 64 हो गया। 64 में से 4 को माइनस करेंगे तो ऑलरेडी यहाँ पे क्या बचेगा, 60 बचेगा। यहाँ पे हो गया, फिर डिवाइड हम लोग यहाँ पे डिवाइड रहने देंगे। अब देखिए 4 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 60। तो यहाँ पे आप लोग ये आ गया। अब इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो 66 रहेगा डिवाइड, यहाँ पे करेंगे 34 है माइनस, 60 को 60 से डिवाइड करेंगे तो अल्टीमेटली 1 बचेगा। अब यहाँ पे देखिए 66 है डिवाइड, 64 में से 34 में से 31 जाएगा तो 33 बचेगा। अब इसको यहाँ से अगर डिवाइड कीजिए तो ऑप्शन नंबर 2 आएगा, यानी कि राइट आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। तो ऑलमोस्टली फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2 इज द राइट आंसर। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। इस क्वेश्चन को थोड़ा वेट कीजिए आप लोग, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है ये। तो यहाँ पे लिख रहा, निम्नलिखित तालिका लिंक के आधार पर वर्गीकृत 5 अलग अलग शहरों ABCDE जनसंख्या आंकड़ों में दर्शाई गई है। शहर ए और बी में महिलाओं के कुल संख्या कितनी है। देखिए महिलाओं के यानी इसमें बोला ए और बी का, तो हम लोग ए का यूज करेंगे और बी के महिलाओं का। तो देखें 2 और 1 क्या हो गया, 3 हो गया। सबसे पहले आप लोग को समझ में आ गया, लेकिन आप लोग को केवल और केवल ए और बी के लिए बोल रहा, तो महिलाओं के लिए बोल रहा। सबसे पहले क्या करते हैं, ए के लिए करते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले क्या करें, ए के लिए कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली हम लोग ए के लिए कर रहे हैं। तो ए के लिए टोटल जनसंख्या कितना था, 2340 कर देंगे। क्लियर है। इनटू इसके लिए मेन वैल्यू अगर देखिएगा तो यहाँ पे अगर आप लोग करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, 2 बाय, देखिए 2 बाय क्या करें, 2 और 1 3 यहाँ तक कर देंगे। अगेन अगला में देखिए तो 900 करेंगे, 900 गुना क्या करेंगे, 1 बाय क्या करेंगे, 1/4 कर देंगे। आई होप आप लोग क्लियर हुआ होगा। क्लियर है। महिलाओं के लिए बोल रहा था, देखिए 2/3 कर दिए, इसमें 1/4 कर दिए। अगर आप लोग इसको सॉल्व करते हैं तो अल्टीमेटली इसको यहाँ से काटिएगा तो टोटल यहाँ पे सॉल्व कीजिए तो 1560 आ जाएगा प्लस, और इसको सॉल्व करते हैं तो 5 आएगा। क्लियर है। अगर दोनों को ऐड करते हैं तो 1785 आएगा, 1785। तो फ्रेंड राइट आंसर आएगा 1785 यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। ये सब आप लोग काफ़ी इजीएस्ट वे में कर सकते हैं। मनीष, नकुल और पिंटू अकेले किसी काम को क्रमशः 21 दिन, 28 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। मनीष और पिंटू ने एक साथ काम शुरू किया, जबकि नकुल ने 5 दिन बाद उसके साथ काम करना शुरू किया। काम पूरा होने तक उसके साथ काम किया। नकुल ने कितने दिन तक काम किया। देखिए सबसे पहले आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। मनीष है, फिर इसके बाद नकुल है, फिर आप लोग के यहाँ पे पिंटू है। क्लियर है। अभी काम किया सबसे पहले मनीष की क्षमता कितना, 21 का है, और फिर नकुल का 28 का है। वही बात करना, पिंटू का कितना, 15 है। यहाँ तक समझ में आ गया। सबसे पहले कुल वर्क, तो कुल वर्क देखिए तो 240 का, सॉरी 420 आएगा। सबसे पहले कुल वर्क देखेंगे तो 420 आ गया। क्लियर है। अब देखिए 21 के पहाड़ में ये आपका 20 बार में आएगा, फिर 28 के पहाड़ में आप लोग देखिए तो 15 बार में आएगा। अगेन 15 का पहाड़ में ये कितना बार में आएगा, 28 बार में आएगा। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। अब हम लोग क्वेश्चन पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग बताएंगे। देखिए सबसे पहले बोला मनीष और पिंटू ने एक साथ काम शुरू किया। मनीष और पिंटू, तो ये आपका ये मनीषा ये पिंटू एक साथ कार्य किया, जबकि नकुल 5 दिन के बाद उसके साथ काम करना शुरू किया। तो सबसे पहले ये दोनों जब काम किया, आप लोग ध्यान दीजिएगा, मनीष और पिंटू जब काम किया तो सबसे पहले 5 दिन लगातार ये दोनों मिलकर काम किया। तो इसका क्षमता 20 था, इसका 28 था। 20 और 28 कितना होता है, 48 होता है। तो 48 की एफिशिएंसी से कुल कितना दिन काम करेंगे, 5। तो हम लोग क्या करें, 48 को 5 से गुना करेंगे तो अल्टीमेटली क्या बचेगा, 240 हो गया। क्लियर है। आप समझ में आ गया। अब उसके बाद देखिए नकुल भी शामिल हो गया। अब नकुल शामिल हो गया तो तीनों का कार्य कितना हो गया, देखिए 20 अब 15 35 और इसको जो 28 तो 33 हो गया। तो सॉरी 63 हो गया, तो 63 हो गया। अब बोला ना 5 दिन बाद उसके साथ काम शुरू हो गया, तो काम पूरा होने में काम किया। तो नकुल ने कितने दिन काम किया, तो नकुल के लिए हम लोग क्या करें, यहाँ पे एक्स मानेंगे। क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। टोटल वर्क अगर देखना चाहते हैं तो 420 था।
अब क्या करना है, आप लोग को सॉल्व करना। तो अल्टीमेटली यहाँ पे 63x का वैल्यू अगर निकालते हैं ना तो 420 में से 240 को घटाएंगे तो यहाँ पे अगर आप लोग निकालिएगा तो 180 बचेगा। क्या बचेगा? 180। अब आप लोग को निकालना था क्या? 63x। देखिए अगर आप लोग निकालने होंगे तो यहाँ पे 63x का वैल्यू का बच गया 180। अब क्या करें है, x का वैल्यू अगर निकालेंगे तो 180 है गुना भागा क्या करेंगे 63। तो यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो फ्रेंड सॉल्व कीजिएगा तो 20/7 आएगा। क्या आएगा? 20/7। तो पूर्णांक में लाएंगे तो 2.6/7 दिन आएगा। 2.6/7 दिन। तो नकुल का जो कार्य होगा 2.6/7 दिन, यानी ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आई होप आप लोग कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि tan थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 6 है तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? कुछ नहीं करना। देखिए इस टाइप के लिए क्वेश्चन आता है तो आप लोग को मैं कंसेप्ट बताना चाहता हूँ। अगर आप लोग पढ़ोगे देखिए x प्लस 1/x का अगर वैल्यू यहाँ पे k होता है तो आप ही बताइए क्या होगा? x स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू क्या होगा? तो अल्टीमेटली आप लोग बोल सकते हैं k² -2 होता है। k² -2 होता है ना, जस्ट लाइक सेम इसी रूल को यूज करना पड़ेगा। देखिए ये tan थीटा रहने देंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कॉट थीटा किसका इन्वर्स होता है? tan का। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 1/tan थीटा बराबर क्या लिखेंगे? 6। अब देखिए जस्ट लाइक सेम x प्लस 1/x का वैल्यू बराबर आ गया। तो यहाँ पे आप लोग को क्या निकालना था? स्क्वायर में। तो देखिए सेम कर देना है। तो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा, अगर इसको हम लोग निकालते हैं ना तो मैं क्या बताऊँ आप लोग के बीच में 6 का स्क्वायर करेंगे 36 होगा, 36 में 2 घटा देंगे कितना आएगा? 34। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर आएगा 34 आएगा। 34 जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं ना, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कीजिए। काफी अच्छा क्वेश्चन था, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विक्रेता अंकित मूल्य पर 10% छूट और 250 रुपये का कैशबैक प्रदान करता है और वह अभी भी 10% लाभ अर्जित करता है। यदि क्रय मूल्य 1200 है तो अंकित मूल्य क्या होगा? कुछ नहीं करना फ्रेंड, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले अगर आप लोगों को देखना पड़े थोड़ा सा कंसंट्रेट करना पड़े। देखिए आप लोग को निकालना है मार्क प्राइस निकालना, क्लियर है? सबसे पहले देखिए मार्क प्राइस को एक्स मान लीजिए। चलिए मान लेते हैं एक्स, क्लियर है? अब देखिए इसमें 10% का छूट दे रहा है तो हम लोग 10% छूट करें तो 90/100 कर देंगे। यहाँ तक समझ में आ गया? बिल्कुल। अब देखिएगा इसी में आप लोग को टोटल लिख रहा है, देखिए छूट बराबर यहाँ पे एसपी, ये एसपी बराबर यहाँ कर लिया ना। एसपी बराबर क्या होता है? अंकित मूल्य गुना डिस्काउंट बटा 100 करते हैं। अगेन आप लोग लाभ के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिएगा ना टोटल, यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो क्रय मूल्य कितना था? तो अल्टीमेटली 1200 था। तो 1200 गुना और यहाँ पे लाभ कितना बोला था? तो 10%, तो 110 बटा क्या लिखेंगे? 100 लिखेंगे। अब इसमें और कंसंट्रेट कीजिएगा तो 250 रुपये कैशबैक प्रदान करता था, यहाँ पे 250 कर देंगे। यहाँ तक आप लोग सबसे पहले क्या है, दोनों कंडीशन हम लोग SP1 और SP2 यानी दोनों को इक्वल कर दिए। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया हो। क्लियर है? अब यहाँ से आप लोग क्या कीजिए, देखिए अब आप लोग को सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो अगर x का वैल्यू निकालेगा ना तो टोटल आप लोग को वैल्यू जो आएगा 1744.44 आएगा। ये आप लोग का वैल्यू आएगा। तो वस्तु का जो अंकित मूल्य आएगा 1744.44 रुपीस आएगा। क्लियर है? तो इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। 1744.44 यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करना पड़ेगा। चलिए लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए लोकटक की बात करना है तो सबसे पहले देखिए लोगों पास मनी होता है। तो यानी देखिए लोक यानी क्या? लोग है। तो लोगों पास क्या होता है? मनी होता है। तो याद रखिए लोकटक झील क्या होता है? मणिपुर में। कहाँ पे? मणिपुर। इस टाइप से आप लोग याद कर सकते हैं। देखिए संगाई भी बोलता है, संगाई फेस्टिवल कहाँ होता है? मणिपुर में, क्योंकि सगाई किसी को होता है तो पैसा की जरूरत होता है और लोगों पास क्या होता है? मनी होता है। इस टाइप से मैं याद की हूँ, आप लोग को भी याद करवा दी हूँ। क्लियर है? तो लोकटक झील कहाँ पे? भारत के किस राज्य में? तो मणिपुर में। मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ लोकटक झील उत्तर पूर्वी भारत का सबसे बड़ी मीठे पानी का झील रहता है। क्लियर है? और याद रखिए लोकटक झील में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान कैबुल लैमजाओ, ये भी क्वेश्चन आता है। इसी में विश्व का एक सबसे बड़ा तैरता हुआ उद्यान है जिसे बोलते हैं कैबुल लामजाओ। देखिए आप लोग याद रखें कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क इसी में यानी कि लोकटक झील में। क्लियर है? और इसके साथ साथ याद है यह झील संगाई हिरन का एकमात्र प्राकृतिक आवास है। क्लियर है? इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए वही बात करना चाहते हैं पे मेघालय के बारे में। तो फ्रेंड्स याद रखिए अंजलि, देखिए मेघालय की बात करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स याद रखिए मेघालय में जो झील है तो उससे बोलते हैं उमियम झील। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उमियम झील कहाँ पे? तो मेघालय में है। मणिपुर में क्या है? तो लोकटक झील है। मिजोरम, तो मिजोरम में आप लोग देखे होंगे आई थिंक इसको शायद यूनेस्को सॉरी पाला झील। तो देखिए पाला झील के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। पाला झील जो है ना, पाला झील इसे आप लोग देखेंगे या क्या बोलते हैं आर्द्रभूमि, जिसे बोलते हैं क्या बोलते हैं आर्द्रभूमि वाले लिस्ट में इसको शामिल किया गया, यानी रामसर साइट्स में शामिल किया गया। तो पाला झील कहाँ पे? मिजोरम में है। वही त्रिपुरा में क्या है? तो त्रिपुरा में रुद्र सागर झील है। क्लियर? इस सब सारी चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। चलिए भारत में सबसे लंबी नदी पुल कौन सी है? तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ करंट अफेयर के अकॉर्डिंग भारत में सबसे लंबी नदी पुल का नाम है भूपेन हजारिका सेतु। भूपेन हजारिका सेतु है जो कि ऑप्शन नंबर डी करेंगे। क्लियर है? अब क्वेश्चन आता है कहाँ पे है, तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ ये जो पुल होता है जो भी पुल होता है वो किसी ना किसी को जोड़ता है। तो याद रखिए अरुणाचल, देखिए अगेन आई रिपीट, सबसे पहले भारत का सबसे लंबा पुल हो गया
भूपेन हजारिका ब्रिज, ठीक है। ये किसको जोड़ता है? तो याद रखिए असम, असम को और अरुणाचल प्रदेश को ही जोड़ता है। ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, यानी असम और अरुणाचल प्रदेश को ही जोड़ने का कार्य करता है। आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। क्लियर है? अब याद रखिएगा ये आप लोग का कहाँ पे, तो ये किस नदी पे, तो ये भी क्वेश्चन आता है। तो आई थिंक लोहित नदी पे बना हुआ है। किस नदी पे बना है या देखिए, या फिर ब्रह्मपुत्र नदी पे बना हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी पे बना, इसकी कुल लंबाई अगर पूछता ना तो 9.15 किलोमीटर है। ये भी याद रखिएगा, इसकी कुल लंबाई 9.15 किलोमीटर है। और यह पुल ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी यानी लोहित नदी पे, ये भी याद रखिए कहाँ पे, ये ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी क्या होता है, यानी सहायक नदी लोहित नदी पे बना है। क्लियर है? ये आप लोग को इतना से याद रखना पड़ेगा। क्लियर है? आई होप आप लोग क्लियर होगा। इससे पहले बात करना चाहते हैं, इससे पहले भारत का सबसे लंबी नदी पुल था महात्मा गांधी सेतु था। महात्मा गांधी सेतु पुल था। क्लियर है? और महात्मा गांधी सेतु पुल जो था आप लोग का गंगा नदी पे बना था। क्लियर है? चलिए और भी कुछ क्वेश्चन देखिए। बात करते हैं रविंद्र सेतु। तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता है रविंद्र सेतु जो था वह उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार को जोड़ने का कार्य करता है। आइए, जो रविंद्र सेतु भारत के पश्चिम बंगाल में हुगली नदी पर स्थित है। तो ये सारी चीज़ों को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। आई होप आप लोग को मजा आ गया होगा। सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब पेश किया? तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना को लॉन्च जो किया था अगस्त 1998 में, अगस्त 1998। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। क्लियर है? इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए और भी बातें करना चाहते हैं। देखिए किसान से संबंधित क्वेश्चन आता है तो इसमें मेन जो कार्यालय होता है वह नाबार्ड होता है। नाबार्ड होता है, ये क्वेश्चन आता है इसलिए मैं रिकॉल कर रहा हूँ। नाबार्ड होता है NABARD। और फिर नाबार्ड का स्थापना कब हुआ था? तो सी रमन समिति के आधार पर हुआ था 12 तारीख को, 12 जुलाई 1982 को हुआ था। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? इसके साथ साथ अभी नाबार्ड का अध्यक्ष कौन है? तो साजी करके है कोई, साजी। ठीक है? इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। फरवरी 2025 के अनुसार लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन है? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फरवरी 2025 के अनुसार लोकसभा, देखिए सबसे पहले आप लोग जानते हैं लोकसभा। अभी भारत में 2024 देखिए 2024 से 29 के लिए 18वें लोकसभा का चुनाव हुआ था। क्लियर है? तो 18वीं लोकसभा में लगभग 10 साल के बाद, लगभग 10 साल के बाद आप लोग को भारत में विपक्ष का नेता का चुनाव हुआ था। क्लियर है? तो विपक्ष का जो नेता बने वह राहुल गांधी बने। कौन बने? राहुल गांधी, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं? रागा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रागा इसको बोलते हैं। तो राहुल गांधी बने हैं। तो याद रखिएगा कौन बने? राहुल गांधी, अपना राहुल गांधी। क्लियर है? आजकल मैं भी इसका फॉलोअर हो गया। तो राहुल गांधी सबसे पहले चुनाव कहां से लड़े थे? तो याद रखिए 2 जगह चुनाव लड़े थे, दोनों जगह पे जीत गए थे। पहला एक रायबरेली से लड़े थे, एक वायनाड से। तो दोनों जगह जीत गए, लेकिन वायनाड से इन्होंने इस्तीफा दे दिया और वायनाड से भी वर्तमान सांसद इसकी बहन प्रियंका गांधी बन गई। क्लियर है? तो ये चीज़ को याद रखिएगा। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। तो राहुल गांधी हो गया। क्लियर है? वही बात करना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल। तो अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक है। क्लियर है? या फिर नेता है, या फिर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री थे। अभी वर्तमान समय दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? तो रेखा गुप्ता। क्लियर? कहाँ से जीते? तो दिल्ली के सहारनपुर से। वही मल्लिका अर्जुन खड़गे। तो फिर मल्लिका अर्जुन खड़गे राज्यसभा के विपक्ष का नेता। अगर क्वेश्चन आता है राज्यसभा के विपक्ष का नेता कौन है, तो राज्यसभा के विपक्ष का नेता कौन है? मल्लिका अर्जुन। इस चीज़ को आप लोग को याद रखिएगा। साथ में कांग्रेस का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो मल्लिका अर्जुन है। सोनिया गांधी कांग्रेस के सबसे लंबे समय लगभग 20 साल तक कांग्रेस की अध्यक्ष रही है। ठीक है? जो कि महिला थी ये। चलिए अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखना चाहते हैं तो क्या लिखता है देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले आप लोगों के सामने ये रहा, 1928 में वारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? फ्रेंड्स आप लोग देखेंगे वारदोली सत्याग्रह काफ़ी फेमस है। तो 1928 में वारदोली सत्याग्रह का जो नेतृत्व किया था वह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। याद रखिए यह कब से स्टार्ट हुआ था, ये भी आप लोगों को डेट रखना पड़ेगा। तो 12 जून 1928 को सरदार वल्लभ ये वारदोली सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था। क्लियर है? इसमें याद रखिए सूरत के वारदोली तालुकों में किसानों द्वारा लगान वृद्धि के विरुद्ध यह सत्याग्रह चलाया गया था। आई होप आप लोग पढ़े होंगे इसके बारे में। क्लियर है? और वारदोली सत्याग्रह के समय यहाँ की महिलाओं की ओर से महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। यानी कि वारदोली सत्याग्रह के समय यहाँ की महिलाओं की ओर से महात्मा गांधी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। यानी उपाधि किसने दिया था? महात्मा गांधी। किसने दिया था? महात्मा गांधी। लेकिन फेमस किसने किया था? वारदोली की महिलाओं ने किया था। ये चीज़ याद रखिएगा। और सरदार वल्लभ भाई पटेल का ही विश्व में सबसे बड़ा स्टैचू जो कि 182 मीटर का है, कहाँ पे है? तो फिर नर्मदा नदी पे, गुजरात में। क्लियर? जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी भी कहते हैं। आई होप आप लोगों को मजा आ गया पढ़ने में। और भारत का बिस्मार्क भी बोलते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को। वही महात्मा गांधी बारे में आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो में, महात्मा गांधी बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। ठीक है? चलिए जो तिरंगा झंडा स्टुअर्ट गार्ड में मैडम कामा ने फहराया था उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था? तो याद रखिए फ्रेंड, सबसे पहले विदेशी जमीन पे जो झंडा फहराया गया था मैडम भीकाजी कामा के द्वारा फहराया गया था। क्लियर है? कब फहराया गया था? तो ये भी याद रखिएगा। सबसे पहले डेट को याद रखिए, 22 अगस्त। सबसे इंपॉर्टेंट डेट है ये, 22 अगस्त। तो 22 अगस्त 1907 को याद रखिए, जर्मनी के स्टुअर्ट गार्ड में मैडम भीकाजी कामा के द्वारा भारतीय तिरंगा झंडा को फहराया गया था। क्लियर है? अब मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, इसे चोरी करके
करके इंदुलाल यौगिक, इंदुलाल यौगिक लेके आए थे, यानी ब्रिटिश भारत में इंदुलाल याग्रिक ने लाया था। क्लियर है। तो अगर ऑप्शन है तो क्लिक कर सकते हैं, नहीं ऑप्शन नंबर इंदुलाल याग्रिक को, यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए, अब मैडम रुस्तम कामा जो है भारतीय मूल के फ्रांसीसी नागरिक थे, ये भी आप लोगों को पता होगा। क्लियर है। चलिए, और भी इसमें कुछ वैसा क्वेश्चन अगर होता तो मैं बता देता आप लोगों को। चलिए, इसके साथ साथ फ्रेंड्स आप लोग ऑप्शन, चलिए तो मैडम हिका जी काम बता दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। एक निश्चित कुट भाषा में दिस इज म्यूजिक को TA यानी इसको लिखा है। तो देखिए इसमें जब भी ऐसा था ना तो दोनों में कॉमन देखिएगा। तो दिस इज म्यूजिक हु टच दिस, तो यहाँ पे देखिए इसमें भी आप लोग का दिस लिख रहा है, इसमें भी दिस लिख, दोनों में ये आ गया। तो इसमें कॉमन क्या लिखा, देखिए का यहाँ भी का है, तो दोनों में करेक्ट आंसर क्या होगा, का आ गया। तो दिस का क्या होगा, का हो गया। इसमें आप लोगों को देखना LCDM, तो यहाँ पे आप लोगों को देखना पड़ेगा कैसे मैच करना। सबसे पहले L में अगर 9 को ऐड करते हैं, सॉरी C में अगर 9 को ऐड करते हैं L आएगा। क्लियर है। फिर हम लोग क्या करेंगे, 9 को ऐड करेंगे। तो आप लोग बताइए L में 9 को अगर ऐड करते हैं तो क्या आएगा, यानी L होता है आप लोगों का कितना में होता है, 12 में होता है। 12 9 कितना होता है, 21। तो 21 में कौन स्टार्ट हो रहा है, YUM। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। यदि शब्द कॉन्टेंट के प्रत्येक अक्षरों को अंग्रेजी वर्णाक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपवर्तित होगा। कुछ नहीं करना है, कॉन्टेंट दिख रहा था, हम लोग COUNTED अगर हम लिखते हैं तो हम इसको क्या करना, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार बदलना है। सबसे पहले अगर आप लोग कंसंट्रेट कीजिएगा तो इसमें सबसे पहले C ही आएगा। क्या आएगा, C ही आएगा। तो C के बाद देखिए तो आप लोग का D आएगा, फिर तो आप लोग का सामने E भी आएगा। फिर देखिएगा तो अगर और फोकस करते हैं तो E के बाद क्या आ रहा, तो N आ रहा, तो N रहने देंगे। फिर देखिए तो O आ रहा, फिर U आ रहा, फिर T आ रहा, यही आ रहा ना। तो आप लोग अगर देखते हैं तो इसमें कौन कौन ऐसा अपवर्तित हो रहा, मेरे अकॉर्डिंग तो पहला C अपवर्तित हो गया, फिर देखेंगे N हो गया, CN हो गया, और कोई नहीं हुआ तो केवल 2 लगाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे काफ़ी अच्छा से। क्लियर है। चलिए, जब दर्पण को MN पर रखा जाता है तो दी गई आकृति को सही प्रतिबिंब का चयन करें। देखिए इसमें अगर आप लोग करते हैं तो कुछ नहीं करना, ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करिए। देखिए इसमें लेफ्ट को राइट करना, राइट को लेफ्ट करना होता है। चलिए इसको आप लोग को देखिएगा फ्रेंड इंटरचेंज करके बनाना है, तो मैं आप लोग को आंसर बता देता हूँ, आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए राइट आंसर होगा 69/48 होगा। देखिए इस क्वेश्चन को भी आप लोगों को बनाना होगा। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर TMBF ATIM के रूप में निश्चित प्रकार संबंधित है CLGF, इसको देखना होगा ना। तो QEAD क्या लिख रहा है, सबसे पहले अगर आप लोग देखें ना T में हम लोग कितना को ऐड करेंगे तो A आएगा। तो T का होता है 20 और A का होता है 27। आई थिंक देखिए 20 में कितना ऐड करेंगे, 27 आएगा। आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग 7 ऐड किया, मेरे अकॉर्डिंग नहीं पूरे विश्व के अकॉर्डिंग कीजिएगा तो 7 आएगा। ठीक है, तो 7 को ऐड करेंगे। नेक्स्ट C होता है 3 में, J होता है 10 में, तो यहाँ भी 7 ऐड कर रहे हैं। तो जस्ट लाइक सेम Q का फ्रेंड्स होता है 17, 17 में 7 जोड़ेंगे तो 24 आएगा, यानी X से तो सारे लिख रहा। अगला देखेंगे सारे में साथ ही जोड़ दीजिएगा। तो फ्रेंड इसका अगर आप लोग सॉल्यूशन कीजिएगा ना तो ऑप्शन नंबर देखिएगा तो C आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन मानव प्लेसेंटा द्वारा स्रावित नहीं होती है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखिए प्लेसेंटा के द्वारा बोल रहा, ठीक है। तो मानव प्लेसेंटा द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन जो होते हैं, सबसे पहले होता है आप लोग का ह्यूमन कॉलोनिक गोनोड्रोपिक जो कि HCG कहलाता है। उसके साथ साथ एस्ट्रोजन भी होता है, प्रोजेस्टेरोन भी होता है, फिर ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन भी होता है। क्लियर है। लेकिन ये बात करना चाहते हैं देखिए LH का, तो LH का फुल फॉर्म जानिए। इसका फुल फॉर्म होता है ल्यूटिजाइनिंग हार्मोन्स होता है, जो कि ये अग्र पीयूष ग्रंथि में होता है। तो ऑप्शन नंबर लोग क्या करेंगे, डी को क्लिक करेंगे। ये याद रखिए फ्रेंड्स, ये आप लोग का अग्र पीयूष ग्रंथि में होता है। क्लियर है, यानी मस्तिष्क में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। आई होप आप लोग को मजा आ गया होगा। अब देखिए बातें करना चाहते हैं LSG के बारे में। देखिए सबसे पहले देखिए हम लोग बातें करना है, देखिए यह हार्मोन गोनोड्रोपिक हार्मोन, इसकी भूमिका मादाओं में अंडाणु और नरों में वृषाणु के लिए बढ़ाने का कार्य करता है। क्लियर है। एस्ट्रोजन के बारे में आप लोगों को बताया था। एस्ट्रोजन क्या करता है, यौवन, मासिक धर्म, गर्भावस्था और रजोनिवृत्ति के लिए एक प्रमुख हार्मोन होता है। वही बात करना चाहते हैं प्रोजेस्टेरोन, प्रेगनेंसी के दौरान ये मदद करता है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। DNA प्रतिकृति के दौरान पश्चगामी रज्जक छोटे छोटे टुकड़ों में बनता है, जिसे ओकाजाकी खंड कहा जाता है। इन खंडों को जोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार है। तो फ्रेंड्स देखिए DNA प्रतिकृति के दौरान पश्चगामी रज्जु जो छोटे छोटे टुकड़ों में बनता है, उसे जो जोड़ा था उसे बोलते हैं DNA लाइगेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, DNA लाइगेज बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। क्लियर है। अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ DNA के बारे में। देखिए सबसे पहले आप लोग देखोगे, मान लीजिए कोई सेल है। क्लियर है। तो सेल के अंदर बीच में जो होता है उसे बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में देखिए तो धागा नुमा आकार का स्टेप से, यानी एक्स के आकार का है ना, मोटा मोटा स्टेप से ही होता है। अब इसी को लंबा अगर कर देते हैं तो स्टेप से जाएगा। तो सिंगल अगर रहेगा तो उसे बोलते हैं RNA, लेकिन वही हम लोग इसको डबल टाइम्स कर देते हैं तो ये जो बन गया इसको बोलते हैं DNA। क्लियर है। और DNA का जो सबसे छोटी से छोटी इकाई होता है, यानी मान लो यहाँ पे हम लोग छोटी से छोटी इकाई करते हैं, इसको बोलते हैं जीन कहते हैं। क्लियर है। और DNA में देखिए आप लोग का A डबल बॉन्ड T होता है, यानी A डबल बॉन्ड T होता है और C ट्रिपल बॉन्ड G होता है। ये सारी चीज़ों को याद कर सकते हैं आप लोग।
चलिए, आई होप आप लोग को अच्छा लग रहा होगा मेरे अकॉर्डिंग। देखिए मैं सारी चीज़ को मैं बता रहा हूँ, जो मेरे पास नॉलेज है मैं सारी को सारी देने का प्रयास कर रहा हूँ। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में जीवा पी क्यू की लंबाई कितनी है, जहाँ व्यास ए बी और गैर व्यासी जीवा पी क्यू बिंदु सी पर लंबवत रूप से प्रतिच्छेद करती है और ए सी तथा बी सी का अनुपात 4:3 है। तो इसके लिए आप लोग को क्या करना पड़े, थोड़ा सा देखना पड़े, क्वेश्चन थोड़ा टफ लग रहा मुझे। देखिए 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के जीवा में पी क्यू लंबाई कितनी है, ठीक है, जहाँ ए बी और गैर व्यासी जीवा पी क्यू है। चलिए देखते हैं हम लोग क्या, अब बिंदु सी पर लंबवत रूप में प्रतिच्छेद कर रहा है। सबसे पहले मान लीजिए हम लोग लेट अस कंसीडर सर्कल, सबसे पहले एक सर्कल को क्लिक किया। अब बोला 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में पी क्यू की लंबाई कितनी है, जहाँ ए बी व्यास है। तो ए बी को फ्रेंड्स आप लोग को व्यास खींचना है, तो सबसे पहले क्या करते हैं व्यास, तो ओ सेंटर रहेगा, ठीक है। अब व्यास खींचना, चलो हम यहाँ से मान लेते हैं, तो देखिए ए बी व्यास है तो हम ए मान लें यहाँ पे, और यहाँ क्या मानेंगे बी। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। जहाँ ए बी व्यास और गैर व्यासी जीवा पी क्यू है, यानी गैर व्यासी जीवा पी क्यू है, तो मान लीजिए यहाँ से हम लोग क्या मान लेंगे पी क्यू मान लें, यानी कि जो आप लोग का गैर व्यासी जीवा है। आई होप क्लियर होगा। बिंदु सी पे लंबवत है, यहाँ पे देखिए आपस में लंबवत है तो इसको बिंदु सी पे मान लें, क्लियर है। लंबवत है तो यानी 90 डिग्री बना रहा। अब यहाँ पे देखिए ये आप लोग का क्या था, ये आप लोग का ओ था, वो बोले तो सेंटर था। अब देखिए हम क्या करें, जब भी यहाँ से रहेगा तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे एक लाइन खींचे। तो आप बताइए ये आप लोग का त्रिज्या है ना, तो इसका त्रिज्या का वैल्यू अगर आप लोग देखिए 7 सेंटीमीटर शो करा, तो आप बताइए कितना सेंटीमीटर दिया, ये 7 दिया, क्लियर है। अब आप लोग को लिख रहा है लंबवत है और AC और BC का अनुपात 4:3 है। देखिए यहाँ पे AC और BC के बारे में बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा ग्रीन को यूज कर। देखिए AC यहाँ से लेके AC है ना, अब BC, इसका वैल्यू टोटल दिखा 4:3, क्लियर है। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले आप लोग को दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पे छोटा तो हम लोग 3x कर देंगे, क्लियर है। अब यहाँ पे टोटल देखिए ये 7 था ना, तो 7 में से क्या करेंगे 3x को यहाँ पे माइनस करेंगे, तो आप लिखेंगे 7 - 3x। अरे यार क्या हो गया, हाँ तो यहाँ पे लिखेंगे 7 - 3x करेंगे। अब हम लोग सॉल्व करेंगे, तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, आप लोग खुद देखिएगा, दिमाग लगाइएगा। तो यहाँ पे आप लोग तो यहाँ पे 4x रहने दें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4x और 3x दोनों को क्या करेंगे सम करेंगे, तो 4x + 3x को अगर सम करते हैं, अब इसका व्यास कितना था, तो अगर देखिएगा तो टोटल था त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 7 था, तो अल्टीमेटली देखिए 7 व्यास 7 दोनों आपस में बराबर होता ना, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए 4x + 3x यानी कि 7x बराबर करेंगे, तो 7 7 कितना हो गया 14। तो x का अगर वैल्यू देखेंगे तो 2 आ रहा, क्या रहा 2 आ रहा। अब उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को निकाला था OCQ में, अगर होगा तो आप लोग देख लीजिएगा ना, तो इसका वैल्यू जो PQ का वैल्यू निकालेगा ना, ये तो 2 अल्टीमेटली था ये, अब इसको क्या करें 4√3 कर देंगे, क्लियर है। तो इसका 8√3 आंसर आएगा। तो फिर इसको लास्ट में मैं बता दूंगा आप लोगों को, थोड़ा सा स्पेस नहीं होने के बाद से प्रॉब्लम हो रही है। अगला, वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और जीवा से केंद्र की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो जीवा की लंबाई क्या होगी। देखिए ये क्वेश्चन इजी है, ये क्लास 9 का क्वेश्चन है। देखिए मान लीजिए वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या क्या लिख रहा है 10 सेंटी, वृत्त की त्रिज्या की लंबाई कितना 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर कर दिए। और जीवा से केंद्र की लंबवत दूरी कितना 6 सेंटीमीटर, तो हम लोग लंबवत दूरी ले रहे थे। तो यहाँ से यहाँ कितना लिख रहा है 6, तो फ्रेंड 6 है, तो आप लोग 6 लिख रहा ना। अब बताइए यहाँ से यहाँ 2 पार्ट्स में बढ़ गया। अब बताइए O मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं और इसको C। अब बताइए AB का वैल्यू क्या होगा, तो अल्टीमेटली OB का स्क्वायर माइनस OA का स्क्वायर होगा ना, तो OB का वैल्यू तो 10 का स्क्वायर हो गया, क्लियर है। और OA का नहीं 6 का स्क्वायर 36 हो गया। तो दोनों का हम लोग क्या करें अंडर रूट लेंगे, तो फ्रेंड्स अगर टोटल निकालेगा तो 64 हो गया। अब 64 किसका होता है, अल्टीमेटली आप लोग को पता 8 का होता है। तो यहाँ पे सेंटीमीटर में था, तो 8 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड 8 तो आ गया, लेकिन पूरा जीवा की लंबाई, तो 8 को 2 से गुना करें कितना आएगा 16 सेंटीमीटर, तो राइट आंसर 16 सेंटीमीटर होगा। चलिए ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इसमें क्या निकालना, अधिकतम और न्यूनतम बिक्री के माध्यम कितना होगा। तो देखिए सबसे अधिकतम की बात करना चाहते हैं 584 है, सबसे न्यूनतम 205 है। अब क्या करें दोनों को माध्य निकालेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे। तो 584 + 205 को ऐड कीजिए तो 789 आएगा, 789 को 2 से भागा देंगे तो फ्रेंड्स आएगा आप लोग को 394.5 करोड़ आएगा। तो अल्टीमेटली राइट आंसर करेंगे 394.5 करोड़, यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें 990 और 1330 को विभाजित करने पर क्रमशः 6 और 10 शेषफल प्राप्त होता है। कुछ नहीं करना फ्रेंड, कुछ भी नहीं करना। सबसे बड़ी संख्या बोलेगा ना, जब भी सबसे बड़ी संख्या बोलता है आप लोगों, तो आप लोग क्या करें, जो संख्या यानी 990 है और यहाँ पे 6, तो दोनों का डिफरेंस लेंगे। तो 990 में से 6 को घटाएंगे तो अल्टीमेटली आप लोग को पता कितना होगा 884 होगा, और कितना होगा सॉरी 984 होगा। तो यहाँ पे हम लोग 984 कर देंगे, क्लियर है। उसके बाद क्या करें 1330 में से हम लोग 10 को घटाएंगे तो अल्टीमेटली 1320 बचेगा। क्या बचेगा 1320। अब क्या करें, ये दोनों संख्या का HCF निकालेंगे, तो अल्टीमेटली HCF निकालेंगे तो 24 आएगा। याद रखें जब भी सबसे बड़ी संख्या की बात करते हैं तो इसी रूल को फॉलो करते हैं।
30 संख्याओं का औसत 1.2 है, उनमें से पहले 20 का औसत 1.1 है और अगली 9 का औसत 1 है, तो अगली संख्या क्या होगी? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग देखिए 30 का औसत कितना लिख रहा है, तो 30 का औसत लिख रहा है 1.2 लिख रहा, तो इसको हम लोग गुना करेंगे तो 12 3 36 यानी टोटल का टोटल 36 आ गया। क्लियर है? अब लिख रहा है उसमें पहली 20 का औसत लिख रहा कितना, 20 का पहली औसत लिख रहा 1.1 लिख रहा, तो यहाँ पे हम लोग गुना करेंगे तो टोटल ही 22 आ गया। क्लियर है? और अगला 9 का लिख रहा, तो अगला 9 का लिख रहा केवल 1 लिख रहा, तो 9 को 1 से गुना करें 9 आ गया। क्लियर है? तो 22 और 9 कितना होता है? आई थिंक 31 होता है, तो 36 में से 31 को घटाएंगे क्या तो आएगा फ्रेंड? मात्र 5 आएगा। तो राइट आंसर क्या करेंगे? 5 आएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए तो ऑप्शन नंबर काफी अच्छा से सी को क्लिक करेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चीनी की मात्रा का अनुपात जिसमें चीनी का कीमत 40 रुपये पर केजी और 30 रुपये पर केजी है, दोनों चीनी को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहते हैं कि मिश्रण 32 रुपये पर केजी पर कोई लाभ या हानि ना हो। देखिए मिश्रण की बात आना, जितना आप लोगों को बोले उसको बीच में रख दीजिएगा और यहाँ पर आप लोगों को 40 लिख रहा और यहाँ पर आप लोगों को 30 लिख रहा। और हम लोग क्या करेंगे सॉल्यूशन के लिए क्या करें, इस प्रोसेस को आप लोग पढ़े होंगे इस टाइप से। क्लियर है? तो देखिए सबसे पहले 32 में से 30 को घटाएंगे, 2 बच गया। आप 40 में से 32 को घटाएंगे क्या बचे? 8। अब इसको रेशियो मिलाएगा तो राइट क्या बचा? 1:4 बचा, 1:4। तो राइट आंसर करेंगे तो 1:4 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करें। देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन था ये भी। यूनेस्को द्वारा सांची स्तूप को विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया? देखिए सबसे पहले फिर आप लोग को ऑलमोस्टली पता होगा यूनेस्को लिस्ट, तो यूनेस्को लिस्ट में विश्व के धरोहर स्थल को शामिल किया था। तो याद रखें विश्व यूनेस्को द्वारा सांची स्तूप को जो शामिल किया गया था 1999 में, यानी कि 1989 में शामिल किया गया था। क्लियर है? और फ्रेंड्स बात करते हैं सांची स्तूप है कहाँ पे, तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ सांची स्तूप मध्य प्रदेश के सांची में, और सांची भी तो है, ये रायसेन जगह होता है, रायसेन में सांची जो होता है रायसेन में, एक मध्य प्रदेश का कोई जगह वहाँ पे रायसेन में। क्लियर है? इस चीज़ को आप लोग को याद रखेगा। और मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ सांची स्तूप का जो निर्माण हुआ था वह अशोक सम्राट के द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन आता है किसके द्वारा किया गया था? अशोक सम्राट के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। क्लियर है? अब बात करना चाहते हैं यूनेस्को के बारे में, तो फ्रेंड यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना की बात करना चाहते हैं तो आप लोग पढ़ेंगे 16 नवंबर 1945 को होता, 16 नवंबर 1945 में होता। क्लियर? इसका मुख्यालय कहाँ पे? तो अल्टीमेटली पढ़ोगे फ्रांस की राजधानी पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। क्लियर है? अब देखिए यूनेस्को लिस्ट में, अभी यूनेस्को लिस्ट में भारत में अभी कुल लगभग 6 और नए जगह को जोड़ा गया, तो उसमें मैं आप लोग को रिकॉल करवा। सबसे पहले आप लोग 39 से याद कर लीजिए। देखिए 39वां याद कर लीजिए, यहाँ से पूछ सकता है 40वां याद कर लीजिए, 41वां याद कर लीजिए, 42वां याद कर लीजिए, 43वां, सारे को मैं एक बार रिकॉल करवाता हूँ। सबसे पहले 39 की बात करना चाहते हैं, तो 39वां जो होता है तेलंगाना का रामप्पा मंदिर, तेलंगाना का रामप्पा मंदिर, ये आप लोग को 2021 में जोड़ा गया था। क्लियर है? वही 40वां की बात करना चाहते हैं ना, तो गुजरात का धौलावीरा जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक ही प्लेस को शामिल किया गया। आई होप क्लियर हुआ होगा। क्लियर है? 41वां बात करना चाहते हैं तो बंगाल का शांति निकेतन की बात करना चाहते हैं, शांति निकेतन हो गया। वही 42वां की बात करना चाहते हैं तो कर्नाटक होयसल की बात करना चाहते हैं। क्लियर है? और सबसे लेटेस्ट 43वां की बात करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स ये याद रखें असम के चरामदाई मोईदम, यानी मोईदम याद रखें, सिंपल बात है आप लोग मोईदम याद कर ले, मोईदम याद कर ले, ये सारे को आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताना चाहते हैं। रामप्पा मंदिर कहाँ पे? तेलंगाना में, धौलावीरा कहाँ पे? गुजरात में, शांति निकेतन बंगाल में, होयसल कर्नाटक में, मोईदम, तो मोईदम न्यू लेटेस्ट समझा। देखिए असम के अहोम वंश के चराई देव बोमदाम को यूनेस्को का 43वां भारत का विश्व धरोहर शामिल किया गया। क्लियर है? और याद रखें इसे सवागाल टीला भी कहते हैं, यहाँ पे सव यानी कि मुद्रा को टीला करते हैं। क्लियर है? इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? और इसके साथ साथ और भी कुछ था, एक होता कर्नाटक हम्पी होता था, हम्पी को जो शामिल किया था आई थिंक लगता 1984 में किया गया था। क्लियर है? तो ये 86 में किया था। ये सब सारी चीज़ों को याद रखेगा। चलिए बाकी आप लोग ताजमहल देखे होंगे, ताजमहल 1983 में ऐड किया गया था, एलोरा की गुफा भी 1983 में था, बहुत सारी चीज़ों को है। चलिए भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश प्रक्रिया किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्योग विनिवेश की प्रक्रिया जो हुआ था 1991 में स्टार्ट हुआ था, जब एलपीजी स्टार्ट हुआ था, तो 1991 इज द राइट आंसर। क्लियर है? याद रखिए न्यू औद्योगिक नीति, क्वेश्चन आता है नई औद्योगिक नीति कब आई थी? तो याद रखिए अगर क्वेश्चन आता है ना नई औद्योगिक नीति, देखिए मैं बहुत ही गहराई से बता रहा हूँ आप लोगों को, तो नई औद्योगिक नीति कब आया था? तो आप लोग को मैं अगेन आई रिपीट, नई औद्योगिक नीति जो आया था वह 24 जुलाई को आया था, 24 जुलाई 1991 को आया था। ये याद रखें 24 जुलाई 1991 को आया था, आप लोग इसको याद रखिएगा। क्लियर है? अब भारत में सर्वाधिक निवेश जो था मॉरिशस द्वारा आता है। क्लियर है?
चलिए आई होप मज़ा आ गया होगा। नवकलेश्वर उत्सव किस राज्य में मनाया? देखिए ये एनटीपीसी में पूछ दिया क्वेश्चन ये। तो अगेन आई रिपीट, नवकलेश्वर की बात करना चाहते हैं तो याद रखिए मैंने नवकलेश्वर जो होता है वह उड़ीसा में मनाए जाते हैं। किस राज्य में मनाए जाते हैं? उड़ीसा में। तो याद रखिए नवकलेश्वर उत्सव जो होता है ना भारत के किस राज्य में? तो उड़ीसा राज्य में मनाई जाती है। क्लियर है? अब याद रखिएगा नवकलेश्वर उत्सव जो होता है ना उड़ीसा के पूरी जगन्नाथ मंदिर से जुड़ा एक प्राचीन उत्सव है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये नवकलेश्वर कहाँ पे? उड़ीसा। और उड़ीसा में एक और फेस्टिवल होता है रज महोत्सव। तो अपना क्वेश्चन आता है रज महोत्सव कहाँ पे होता है? तो रज महोत्सव भी होता है आप लोग का उड़ीसा में होता है। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा, जो कि शायद वैशाख महीना में मनाया जाता है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, अब पश्चिम बंगाल में क्या होता है? पश्चिम बंगाल में एक मेला लगता है उसको बोलते हैं गंगा सागर मेला। ये क्या बोलते हैं? गंगा सागर मेला। गंगा सागर मेला ये हमेशा मकर संक्रांति में लगता है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा के लिए कार्य करने वाले पंडिता रमाबाई सरस्वती किस भाषा के महान विदुषी थे? तो अल्टीमेटली फ्रेंड आप लोग पढ़े होंगे, देखिए नाम में ही स्पष्ट है। तो देखिए सरस्वती जो भी रहती है वह संस्कृत में होता है। क्या होता है? संस्कृत में होती है। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे तो याद रखिएगा कि संस्कृत है। क्लियर है? चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। अब इसमें वैसा कुछ मेरे पास है नहीं जो मैं बताऊँ आप लोगों को। क्लियर है? चलिए, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को अगेन टाइम आई रिकॉल, तो दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण जो करवाया था 1656 में हुआ था। 1656 में कराया गया था। क्लियर है? और जामा मस्जिद भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है और इसका निर्माण किसके द्वारा किया था? आप लोग जानते हो स्थापत्य कला के नाम से कहे जाने वाला शाहजहाँ ने किया था। किसने किया था? शाहजहाँ ने इसका स्थापना किया था। क्लियर है? और शाहजहाँ ने 1638 में शाहजहानाबाद शहर की स्थापना भी का निर्माण भी किया था। क्लियर है? चलिए और अगर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन अगर आप लोग आता है कि भारत का प्रथम मस्जिद कौन सा है? तो देखिए क्वेश्चन आता है तो भारत का प्रथम मस्जिद क्या था? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद ये कहाँ पे थे? दिल्ली में। इसका निर्माण किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये भी क्वेश्चन आता है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद ये कहाँ पे? तो दिल्ली में। इसका निर्माण किसने कराया था? तो फ्रेंड कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। क्लियर है? इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए और वैसा कुछ तो वैसा है नहीं तो मैं कन्फ्यूज सब बताता। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? तो ये क्वेश्चन इजी है, आप लोग मार लिए। तो भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक जो माना जाता है वह विक्रम साराभाई को जाता है। विक्रम साराभाई को जाना जाता है। क्लियर है? याद रखिए विक्रम साराभाई के सम्मान में उसके नाम पर इसरो का एक प्रमुख अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र का नाम रखा गया जो भारत के उपग्रह कार्यक्रम के लिए रॉकेट और अंतरिक्ष वाहनों पर ध्यान केंद्रित करता है। क्लियर है? याद रखें विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है ना केरल के, देखिए केरल में, याद रखें केरल के त्रिवेंद्रम होता है शायद, केरल के त्रिवेंद्रम में होता है, केरल के त्रिवेंद्रम में होता है। क्लियर है? इस चीज़ को याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन बताना चाहते हैं। इस केंद्र की जो शुरुआत हुआ था, ये क्वेश्चन आता है 1962 में हुआ था। 1962 में TERL के रूप में हुआ था। क्लियर है? एक क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ अभी इसरो का अध्यक्ष कौन है? तो आप लोग याद रखें KR नारायण है। KR नारायण है। क्लियर है? चलिए अगला सुनील नारायण याद मत कर लीजिएगा क्योंकि सुनील नारायण भी बहुत फेमस खिलाड़ी हो चुका है। आई थिंक कोलकाता नाइट राइडर्स है ना। हाँ, सभी जैम मक्खन है, कुछ नींब स्याही है, कुछ नींब मक्खन है। तो ये तो आसान से बना सकते हैं। देखिए सभी जैम तो मान लेते हैं सारे जैम है, तो सारे जैम के बारे में बोला सारे जैम मक्खन है, तो मक्खन यानी बटर मान लिए। क्लियर है? फिर कुछ नींब स्याही है, कुछ नींब स्याही है, फिर कुछ नींब मक्खन है, तो बटर के लिए मान लें कुछ नींब है। फिर कुछ नींब क्या है? इंक है। यहाँ तक मान लीजिए। अब आप लोगों कुछ स्याही मक्खन है, तो देखिए इंक कुछ मक्खन है, बटर इसका कोई रिलेशन नहीं है। सभी जैम नींब है नहीं है, तो दोनों का आप लोग का ना तो निष्कर्ष 1 करेगा ना ही तो निष्कर्ष 2। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। चलिए इसको आप लोगों को बनाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग देखते हैं तो देखिए GH है, तो आप लोग अगर फोकस करना चाहते देखिए GH तो हो गया, इसके बाद क्या था? O है, तो हम लोग सबसे पहले O से स्टार्ट करें। फिर देखिए GHOST घोस्ट हो गया। फिर देखिए यहाँ पे हम लोग क्या भरेंगे? G भरें, तो G हो गया HO। फिर यहाँ पे हम लोग S भरें। तो इस टाइप से अगर कीजिएगा ना तो थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर जाएगा, ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। देख लीजिएगा बन जाएगा ये जस्ट लाइक सेम। इसमें आप लोग को प्लस को माइनस और मल्टीप्लाई को डिवाइड में आपस में बदल देना है, कुछ नहीं करना है। 13 है 13 कर देंगे, जहाँ पे डिवाइड वहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल देंगे 3, जहाँ प्लस वहाँ माइनस कर दें, फिर जहाँ मल्टीप्लाई वहाँ पे डिवाइड का, जहाँ मल्टीप्लाई वहाँ पे क्या करेंगे? डिवाइड का सिंबल देंगे 2, जहाँ माइनस वहाँ पे प्लस करें। अब सॉल्व कीजिए ना, तो यहाँ पे 13, यहाँ पे 13 दिया कितना होता है? 39 होता है ना। 39 में से देखिए यहाँ पे बनाते हैं 13 39 हो गया, माइनस 2 भागा 2 यानी 1 हो गया, प्लस 11, तो 39 में से 38 और 11 क्या होता है? 49 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। नहीं 38 एक यहाँ पे कितना आता है? 38 हुआ ना, 38 और 1 11 49 यानी टोटल आएगा 49 आएगा। तो 35 का ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। चलिए देख लीजिए ये आप लोग को वेन डायग्राम के रूप में बताना है। देखिए जानवर, शेर, सियार। सबसे पहले ये जानवर है, ये शेर अलग होता है, सियार अलग है, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कुट भाषा में FROM को देखिए HSNK लिखा जाता है,
तो इसी भाषा में देखिए हम लोग क्या करें, एफ आर ओ एम फ्रॉम लिख रहा है, एफ आर ओ एम। तो फ्रेंड्स फ्रॉम को लिख रहा है एच एस एन के, देखिए एच है, फिर आप लोग का एस है, फिर एन है, फिर के है। कैसे बढ़ाएंगे देखते हैं। हम लोग देखना चाहते हैं किसके किसके रूप में कर रहा। तो देखते हैं हम सबसे पहले यहाँ पे देखिए कोई अपोजिट है क्या, नहीं। तो देखिए ऐप के बाद क्या, एफ जी एच यानी ऐप में 2 प्लस कर दें, ठीक है। आर एस यानी आर एस एक बढ़ा दें, ओ ओ एम ओ एम यानी यहाँ पे देखिए ओ था 15 में, यहाँ पे तो एक घटा रहे हैं, एक घटा रहे हैं, एम यहाँ भी घटा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए एम यानी कि 2, यहाँ पे 2 घटा, यानी कि +2 बढ़ाएं हैं, फिर +1 बढ़ाएं, एक घटाएं, एक 2 घटाएं। तो यहाँ पे निकालना आपको किसका, जम का, JUMP का। तो काफ़ी आसानी से सबसे पहले +1 को ऐड करेंगे। तो जे के बाद क्या आता है, तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता है जे के बाद एक ही बढ़ाता शुरू में ना, नहीं शुरू में 2 बढ़ाना था, JKL, तो यहाँ L करेंगे, सेकंड में 1 बढ़ाना था, तो U के बाद क्या आता है भी, फिर आप लोग को 1 घटाना था, L होगा, फिर P के में क्या करेंगे, N करें, ये करेंगे। तो LVLN होगा, LVLN यानी ऑप्शन नंबर A को क्लिक कर देंगे। चलिए इसको बनाना पड़े BCE, देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। BCE देखिए शुरू में 1 को बढ़ा रहे हैं, फिर 2 को बढ़ा रहे हैं, तो अभी हम लोग क्या बढ़ाएंगे, 3 को बढ़ाएंगे। तो E में 3 जुड़ेगा तो H आएगा, क्या आएगा, H आएगा। फिर देखिए YW, तो WX यहाँ पे देखिए तो 2 घट रहा, फिर 2 घट रहा, फिर 2, यानी U में से 2 घटाएंगे, S आएगा। तो यानी HS से कहीं स्टार्ट है, तो ऑप्शन नंबर B को, A को क्लिक कर देंगे। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था ये, आप लोग के लिए है। चलिए कौन सा तत्व आवर्त सारणी में सबसे अधिक धात्विक गुण प्रदर्शित करता है। सबसे पहले फ्रेंड अगर आप लोग पढ़े होंगे तो देखिए, अगर पीरियोडिक टेबल बनाते हैं ना, तो आप लोग को देखिए इस टाइप से पीरियोडिक टेबल बनाएंगे। याद रखिएगा सबसे अधिक जो धात्विक होता है, सबसे अधिक जो देखिए, याद रखिए बाएं से, यानी कि देखिए लेफ्ट से अगर राइट जाता है ना, तो इसका धातु की प्रकृति का तो घटती है, तो यानी घटते जाएगा। और अप से डाउन आते हैं, यानी ऊपर से अगर नीचे आते हैं ना, अप से डाउन अगर आते हैं तो ये बढ़ते जाती है। तो अल्टीमेटली याद रखिए जो सबसे नीचे आ रहा है उसके वो आप लोग का ज़्यादा होगा। तो देखिए आप लोग यहाँ सोडियम लिखा, तो सोडियम लिख देंगे, क्लियर है। मैग्नीशियम आप लोग को पता इस टाइप से होता है, मैग्नीशियम। फिर देखिए आप लोग को पता है एल्युमिनियम यहाँ पे लिखते हैं। फिर सीजियम, तो सीजियम आप लोगों का सबसे नीचे होता है। अब बताइए यहाँ पे मैं आप लोगों को पीरियोडिक टेबल का रूल यूज करना है। सबसे पहले नीचे कौन है, तो सीजियम है। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, सीजियम का धात्विक क्षमता होगा। सबसे कम किसका होगा, एल्यूमिनियम का होगा। आई होप आप लोगों को मजा आ गया होगा। तो राइट आंसर करेंगे तो सीजियम होगा। सीजियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 55 होता है, क्लियर है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखिएगा। तो सीजियम में सबसे अधिक धात्विक गुण वाले तत्व होते हैं, क्योंकि ये बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं, क्लियर है। चलिए अगला, और याद रखिए आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण क्या होते हैं, बढ़ते हैं, क्लियर है। और बायां से दाएं जाने पर क्या होते हैं, घटते हैं। और सीजियम का एक प्रकार क्षार धातु, यानी कि इसे अर्थ मेटर बोलते हैं, ठीक है। उस अभिक्रिया का नाम सॉरी उस निम्नलिखित अभिक्रिया में कौन सा ऑक्सीकारक कार्य करता है। तो अल्टीमेटली इसमें अगर आप लोग देखिएगा ना, तो ऑप्शन नंबर बी को करेगा, HNO3, ठीक है। HNO3 को बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, जो कि अपचयित होकर NO2 बनाता है, क्लियर है। और इसका अवकरण भी होता है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, मज़ा आ गया होगा फ्रेंड 40 क्वेश्चन में। देखिए मुझे बताने में मज़ा आ रहा है, आई थिंक आप लोग भी अगर सीख रहे होंगे एज अ लर्नर के रूप में, तो काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। चलिए देखिए, इसलिए मैं पूरे का पूरे प्लेटफॉर्म बुक का आप लोग देखेंगे। इससे पहले मैं ना रेलवे ALP का यानी CBT 1 का, सॉरी CBT 2 का पूरा मैं आप लोग के बीच देखोगे। मैं पूरे के पूरे इलेक्ट्रीशियन को मैं पढ़ा दिया, क्योंकि मेरे पास नॉलेज था। फिर आप लोग देखो उसमें पूरा जितना बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग था, सारे क्वेश्चन को मैं डील कर दिया हूँ। और अभी आप लोग को NTPC से करवा रहा हूँ, अगर होता है तो ग्रुप D का भी करवा दूंगा। मैं सारे का सारे आप लोगों को पूरा का पूरा करवाऊंगा, बस ध्यान रखिएगा। बस आप लोग मेरे साथ जुड़ जाइए, देखिएगा आप लोग को मैं क्या दूंगा नॉलेज। देखिए 12,000 पर 9 महीने के लिए 20% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज त्रिमासिक है। देखिए जब भी त्रिमासिक बोलता है ना, तो टाइम, तो जो टाइम रहता है उसको क्या करेंगे, 4 गुना करें। तो 9 महीना को 4 से गुना करें, 9 चौक 36, तो 36 इक्वल टू क्या हो, 36 का 3 ईयर हो गया। अब जो रेट रहता है उसको 4 से डिवाइड कीजिएगा, तो 20 को भागा 4 करेंगे, तो अल्टीमेटली क्या आएगा, 5% आएगा। क्या आएगा, 5% आएगा। अब आप लोग सॉल्व कीजिए। तो 5% के अकॉर्डिंग करना है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग 5% के अकॉर्डिंग करते हैं तो कुछ नहीं करना है। देखिए क्या था, हाँ तो 20% था ना, तो 20% के अकॉर्डिंग देखिए 20% था, तो यहाँ पे तोड़ दिए तो 1/5 आएगा, क्लियर है। तो 5 से 1/6 हो रहा ना, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 20 सॉरी यहाँ पे क्या करें, 20 को हम लोग क्या करेंगे, 20 को 4 से डिवाइड कर देंगे ना, तो 20 को 4 से डिवाइड करें तो 5 आएगा। तो 5% के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, क्लियर है। तो अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो काफ़ी ईमानदारी पूर्वक सॉल्व कर सकते हैं। तो 5% के अकॉर्डिंग चलते हैं तो देखते हैं क्या आता है। तो 5, अरे हम क्या बता रहे हैं, 20 को 4 से भाग दिए तो कितना आ गया, 5% आ गया। हम लोग क्या करेंगे, 5% नहीं, 20 से 21 जा रहा, ठीक है। तो 3 वर्ष का था, तो मेन प्राइस शुरू में 20 था, यानी मेन 20 था, ₹1 अमाउंट आया था, 21 हो गया। अब इसको कितना साल था, 3 साल था, तो 20 से 21 यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी क्या जाएगा, 20 से 21 जाएगा। आप सॉल्व कीजिए ना, 20 को लगातार 3 बार गुना किया तो 8,000 आएगा। क्या आएगा, 8,000 आएगा। अब 21 को लगातार 3 बार गुना करते हैं, तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स
21 गुना 21 441, 441 को 21 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 9261 आएगा, 9261 आएगा। क्लियर है। अब दोनों का डिफरेंस देखिए, अब आप लोग यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा ना 8000 का वैल्यू कितना दे रहा था, 12000 दे रहा था। अब दोनों का डिफरेंस लेंगे तो आई थिंक आएगा 1261 आएगा, तब तो बन गया ना, कुछ नहीं करना था। देखिए टोटल यहाँ पे देखिए 12000 था, 12000 हम नहीं दिए। क्लियर है। अब यहाँ पे देखेंगे 1261 आ गया। अब यहाँ पे बात करना चाहते तो 8000 था, तो 8000 कर दें। अब 0 3 को 0 काट दिए। क्लियर है। अब 4 दुनिया 4 12। अब यहाँ से आप लोग सॉल्व करते हैं, टोटल जो वैल्यू है 189150, 189550 रुपीज़ द राइट आंसर। तो फ्रेंड राइट आंसर करेंगे 189150। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं ना, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे तो काफ़ी अच्छे से ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। एक ट्रेन 79.2 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चल रही है और यह 7 सेकंड में एक खंबे को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी। कुछ नहीं करना, ट्रेन की लंबाई तो लंबाई दूरी पर क्या था, चाल गुना समय। तो देखिए चाल का वैल्यू कितना 79.2 हो गया। क्लियर है। हम लोग इसको क्या करें, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 गुना कर दे इंटू सेकेंड क्या 7 है। अगर आप लोग इसको गुना करते हैं तो देखेंगे आप लोग के सामने 154 मीटर आ जाए। क्या आ जाएगा 154 मीटर। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर करें 154 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, सुपर क्वेश्चन बोलेंगे इसको। अगला क्वेश्चन, यदि x + y का वैल्यू 12 है और x y बराबर 6 है तो इसको सॉल्व करना। सबसे पहले फ्रेंड देखिए y x का एलसीएम लेंगे तो अल्टीमेटली y x ही आएगा। यहाँ पे सॉल्व कर y कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे x को x से गुना करेंगे तो अल्टीमेटली क्या आएगा x² आ जाएगा, प्लस यहाँ भी करेंगे तो y² आ जाएगा। अब आप लोग को बताना पड़ेगा x² + y² का वैल्यू क्या होगा। देखिए इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है तो आप लोग को पुट करना पड़ेगा कौन सा वैल्यू आप लोग के लिए सूटेबल होगा। देखिए आप लोग क्या कीजिए ना, उसे क्या बोलते हैं, गेस मेथड का यूज कर सकते हैं या फिर क्या बोलते हैं उसे, हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज कीजिए। आप लोग कौन सा दो संख्या को ऐड कीजिएगा कि 12 आएगा और मल्टीप्लाई करने पे 6 आएगा, ऐसा कोई संख्या है, देखते हैं, दिमाग लगाते हैं हम। तो 8 गुना करने पर 6, 6 और 1 को जोड़िए तो 6 आ जाएगा, लेकिन और भी वैसा कुछ है मेरे अकॉर्डिंग तो 6 6 12 नहीं आ रहा, 3 3 3 दूनी 2 3 2 2 और 3 नहीं आ रहा स्टेप से। तो यहाँ पे आप लोगों को सॉल्यूशन करना ही पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि सॉफ्टवेयर में टूट नहीं रहा। तो फ्रेंड इसको आप लोग क्या करते हैं, देखिए x² + y² का अगर फार्मूला अगर आप लोग जानते हैं तो काफ़ी अच्छे से पढ़ोगे। देखिए इसका फार्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर। देखिए मैं लिख देता हूँ, a + b का होल स्क्वायर होता है -2xy होता है। ये फार्मूला के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, बाय xy कर दीजिए। अब आप लोग सॉल्व करिए ना तो देखेंगे a + b का यानी कि a + b का होल स्क्वायर का वैल्यू 12 था, तो 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144 हो गया, -2xy। तो यहाँ पे करेंगे 12 हो गया, फिर xy, तो xy का वैल्यू 6 लिख रहा, तो 144 में से 12 जाएगा तो अल्टीमेटली बचेगा 132। 132 को 6 से डिवाइड करेंगे तो फ्रेंड्स बचेगा आप लोग का 22। क्या बचेगा 22 बचेगा। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। रीता और सरिता के पास 4760 रुपये यदि ऋषि को राशि का 9/16 सरिता की राशि के 3/4 बराबर है तो सरिता के पास कितनी राशि है। कुछ नहीं करना, देखिए आप लोग देखिए ऋषि और सरिता के पास 4760 रुपये है। यदि ऋषि की राशि का 9/16 सरिता की राशि के 3/4 के बराबर है। सबसे पहले देखिए मान लीजिए ऋषि है तो यहाँ पर लिखा ऋषि के 9/16 भाग, ठीक है, सरिता के 3/4 के भाग के बराबर। अब आप लोग सॉल्व करिए, 3 चौक 12 कट गया। अब यहाँ पे ये 3 बार में कट गया तो यहाँ पे कीजिएगा ना तो 3r, देखिए 3r बराबर कीजिएगा ना तो 4s आप लोग आएगा, 4s आएगा। क्लियर है। और हम लोग को क्या करना है, दोनों का रेशियो के रूप में लाना था। तो देखिए r और बटा s का रेशियो लेंगे ना तो आप लोग के सामने आएगा 4:3 आएगा। क्या आएगा 4:3। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए 4:3 आ गया और इसी के अकॉर्डिंग करेंगे आप लोग का सरिता का बोरा। तो फ्रेंड टोटल कितना था तो 4760 था। अब इसको 4:3 यानी कि 3 बाय क्या करेंगे 7 कर देंगे तो अल्टीमेटली सॉल्व कीजिए तो 2040 आएगा। ऑप्शन है क्या, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर जो भी है कर दिए 2040। आई थिंक राइट आंसर कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं काफ़ी मोहब्बत से। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक केस तेल उत्पाद को 336 रुपये में बेचने पर 12% का लाभ होता है। यदि लाभ घटाकर 9% कर दिया जाए तो परिणामी विक्रय मूल्य ज्ञात करें। फ्रेंड्स आप लोग को कुछ नहीं करना, देखिए सबसे पहले आप लोग को एक फार्मूला को याद करना पड़ेगा। देखिए एक काम करते देखिए यहाँ पे एक केस तेल को, यहाँ पे क्या लिखा है, एक केस तेल को 336 में बेचने पे कर रहा तो हम लोग बेचने पर 12% का लाभ होता है। सबसे पहले SP निकालेगा तो SP का निकालेगा ना तो यहाँ पे क्या लिखा 336 कर रहे हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे 12% लाभ हो रहा। अब तो यहाँ पे 9% को करना था तो हम लोग क्या करें 9 जोड़ देंगे यानी 109 कर देंगे और यहाँ पे क्या करें 112। अगर आप लोग सॉल्व करते तो 12 3 36 यहाँ 3 हो गया ना। अब 3 को 109 से गुना करेंगे तो अल्टीमेटली कितना आएगा 327 आएगा। कितना आएगा 327 रुपये आएगा। तो फ्रेंड 327 रुपये इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। 327 रुपये इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे।
चलिए 275 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 5% छूट पर बेचा जाता है। विक्रेता अभी भी 4.5% लाभ प्राप्त करता है, तो उसने कितना भुगतान किया? तो देखिए कुछ नहीं करना फ्रेंड, देखिए आप लोगों को भुगतान के लिए बोल रहा ना। देखिए सबसे पहले यहाँ पे अंकित मूल्य है, तो यहाँ से हम लोग अगर सबसे पहले एसपी निकालेंगे तो फ्रेंड्स अगर एसपी एक काम कीजिए ना, फार्मूला के अकॉर्डिंग बताना चाहते हैं। देखिए फार्मूला आप लोग आई थिंक पढ़े होंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है, एमपी बटा सीपी। तो एमपी बटा सीपी करेंगे तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना, 100 यहाँ पे क्या करेंगे, प्रॉफिट कर देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 100 माइनस डिस्काउंट होता है। क्लियर, इस फार्मूला का यूज कीजिए। एमपी का वैल्यू देखिए तो अल्टीमेटली 275 लिख रहा है, सीपी का वैल्यू आप लोग के सामने कुछ नहीं लिख रहा, तो सीपी रहने देंगे। अब 100 प्लस पी करेंगे तो यानी कि 100 में अगर हम 4.5 को जोड़ेंगे तो 104.5 हो गया। क्लियर है, और डिस्काउंट आप लोग के सामने लिखा 5%, तो 100 में से 5 को घटाएंगे कितना आया, 95 आएगा। क्लियर है, अगर आप लोग इसको काफ़ी अच्छे से सॉल्व करते, देखिए पॉइंट्स को उड़ा दिए तो यहाँ पे 0 आ गया। अब आप लोग सॉल्व कर लीजिए ना। तो फ्रेंड्स अगर इसको आप लोग सॉल्व करते हैं तो देखते हैं कुछ वैसा कटने वाला है, तो कुछ वैसा कटने वाला, तो मेरे हाँ देखते हैं 5 से काटते हैं तो 5 दूनी 4 हो गए, 5 यहाँ 9 हो गया। क्लियर है, इसके अनुसार 19 पचे 95 और 0 कर दिया, यहाँ पे आ गया। और भी कुछ 9 दी 11 और भी कुछ वैसा हो रहा, तो फ्रेंड्स को पूरा कैंसिलेशन कीजिएगा ना, नहीं तो एक और विधि से बताते हैं। देखिए इसका सीपी निकालना था, देखिए 275 अंकित मूल्य था। अब देखिए 5% डिस्काउंट दिया, तो हम लोग क्या करेंगे, 95 बटा 100 कर देंगे। अगेन सॉरी लाभ कितना था, हम लोग 100 कर देंगे प्लस बटा 100, वही तो सेम हो गया इसे। तो इसको निकालिए, टोटल 250 रुपये आ जाएगा। क्या आएगा, 250 रुपये। सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1897 में अंग्रेजों ने मुगल वंश के अंतिम शासक को सत्ता से बर्खास्त कर दिया। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा, सबसे पहले बहादुर शाह जफर थे। बहादुर शाह जफर थे, तो याद रखिए बहादुर शाह जफर को हटा दिया था। क्लियर है, इस चीज़ को आप लोग को पता होगा। और फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, बहादुर शाह जफर को मार मार के इसको म्यांमार यानी कि बर्मा भेज दिया था। म्यांमार यानी कि बर्मा भेज दिया था। और इसका कब्र यानी कि इसका कब्रगाह यानी कि इसका जो मकबरा भी है ना, वह रंगून में, याद रखिएगा। क्लियर है, चलिए और वही बात करना चाहते हैं मुगल वंश का। तो मुगल वंश में सबसे पहले याद आता है हमको बादशाह। देखिए BHAJS, इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। आई थिंक बातें करना चाहते हैं। देखिए सबसे पहले B4 था, बाबर था, हुमायूं था, अकबर था, जहांगीर था, शाहजहां था, औरंगजेब। सबसे मेन इसमें था तो अकबर था। अकबर को मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक कहा था। क्लियर है, चलिए दिल्ली मेट्रो का पहले कॉरिडोर का उद्घाटन किसने किया। तो फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा, दिल्ली मेट्रो के पहले कॉरिडोर का उद्घाटन जो किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा किया था। अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा किया था। कब किया था, अल्टीमेटली मैं आप लोग को बताया था 24 दिसंबर 2002 को किया था। 24 दिसंबर 2002 को किया था। क्लियर है, चलिए और कैसे पहले कुछ तो खा नहीं, वैसे बात करते हैं मनमोहन सिंह के बाद। तो फ्रेंड याद कि मनमोहन सिंह भारत के कैसे प्रधानमंत्री है, जो प्रधानमंत्री के साथ साथ 15वें RBI के गवर्नर रह चुके हैं। ठीक है, और इसका मृत्यु कब हुआ, तो अल्टीमेटली आप लोग जानते होंगे 26 दिसंबर को हुआ था। 26 दिसंबर 2024 को हुआ था। 2024 को हुआ था। क्लियर है, और इसका कुछ एक पेपर था, सॉरी एग्जाम नहीं, इसका कुछ एक पेपर, इसका एक बुक किताब था, मैं किताब का नाम भूल गया, नहीं तो मैं बोल देता। चलिए अगला 1930 में शुरू हुई किस महत्वपूर्ण घटना ने भारतीयों को स्वतंत्रता के लिए अहिंसक आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित और संगठित होने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देखिए 1930 की बात करना चाहते हैं। सबसे पहले गदर आंदोलन। तो गदर आंदोलन आई थिंक आप लोगों को पता 1913 में स्टार्ट हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में प्रारंभ हुआ था। स्वदेशी आंदोलन 1907 में प्रारंभ हुआ था। लास्ट नमक सत्याग्रह, तो नमक सत्याग्रह आप लोगों को 1930 में प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था, तो 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था। महात्मा गांधी ने अपने 78 समर्थकों के साथ साबरमती आश्रम से शुरू किया था, जो कि 385 किलोमीटर की दांडी दूर तक यात्रा किया था। क्लियर है, और फाइनल तभी 6 अप्रैल को जब उन्होंने नमक कानून को तोड़ा, तो उसी समय से उन्होंने क्या किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्टार्ट कर दिया था। क्लियर है, और सविनय अवज्ञा आंदोलन का अर्थ होता है हम आपकी बातों को नहीं मानेंगे और आंदोलन करेंगे, ये अर्थ होता है। क्लियर है, चलिए संविधान की प्रस्तावना के अनुसार कौन सा शब्द क्रम सही है। देखिए आप लोग समझ, कभी कभी के फ्रेंड आप लोग पढ़िए, कहीं पढ़े हैं कि आप लोग, मैं स्कूल में जब था ना तो मैं पढ़ता था, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोग, ये इस प्रकार पढ़ा था। तो हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु, देखिए एक संप्रभु समाजवादी, देखिए हम आप लोग देखिएगा प्रस्तावना में लिखा होता हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणतंत्र बनाते हैं। तो ऑप्शन तो डी में आ गया। देखिए याद होगा तो आप लोग आ गया है ना।
तो ऑप्शन नंबर क्या करें, ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। क्लियर है। चलिए बातें करना चाहते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में। सबसे पहले फ्रेंड देखिए संविधान की प्रस्तावना, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आविर्भाव देखिए, सबसे पहले याद रखिए ना, सबसे पहले प्रस्तावना के लिए सबसे पहले उद्देश्य प्रस्ताव, तो याद रखिए उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पास किया था, तो उद्देश्य प्रस्ताव जो पास किया था वह 13 तारीख को, आई थिंक डेट कन्फर्म है, 13 दिसंबर 1946 को किसके द्वारा किया गया था, तो JL नेहरू के द्वारा, JL नेहरू के द्वारा। क्लियर, इस चीज़ को आप लोगों को पढ़ाएंगे और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ये तो हुआ था लास्ट में 22 जनवरी 1947 को इसको अपना लिया गया था। क्लियर है, इस चीज़ को आप लोगों को पता होगा। इसके साथ साथ देखिए बात करना चाहते हैं प्रस्तावना का, तो देखिए आप प्रस्तावना की बात करना चाहते हैं ना, तो प्रस्तावना में कुल न्याय कितने प्रकार के पता है आप लोगों को, मैं बताएं कुल इसमें 3 प्रकार के न्याय, एक समाजवादी थे, एक आर्थिक थे, एक लोकतंत्र, ये 3 प्रकार के इसमें न्याय होते हैं। और वही स्वतंत्रता की बात करना चाहते हैं, इसमें कुल 5 प्रकार के स्वतंत्रता का जिक्र किया। ये सारी चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है। वही बात करना चाहते हैं प्रस्तावना के बारे में। सबसे पहले फ्रेंड्स याद रखिए प्रस्तावना किस देश से लिया गया, तो अमेरिका के देश से लिया गया है। क्लियर है। और याद रखिए इसकी भाषा यानी प्रस्तावना की जो भाषा है ना वो ऑस्ट्रेलिया के देश से लिया गया, ये भी आप लोग को याद रखिएगा। और देखिए यानी कि संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने किया था, तो इसको बोला था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बोला था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। क्लियर, इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखिएगा। क्लियर है। और वैसा देखिए भारत के प्रस्तावना में केवल एक ही बार अमेंडमेंट हुआ था, जो कि भारत के संविधान के प्रस्तावना में केवल एक ही बार संशोधन हुआ था। कब हुआ था पता है, 1946 में हुआ था, 1976 में हुआ था, जो कि 42वां संविधान संशोधन द्वारा हुआ था, 42वां। इसमें 3 शब्दों को जोड़ा गया था। देखिए आगे अगेन रिपीट, 42वां संविधान संशोधन तो हुआ था, लेकिन इसमें 3 शब्दों को जोड़ा गया था। सबसे पहले जोड़ा गया था समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्र, 3 मैं गलत बता दिया हूँ। सबसे पहले जोड़ा गया था देखिए SSB याद करें, देखिए समाजवादी, ठीक है, फिर सेकुलरिज्म जोड़ा गया था और अखंडता यानी इंटीग्रिटी, ये 3 चीज़ को जोड़ा गया था। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष को धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं और अखंडता को जोड़ा गया था। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, काफ़ी महत्वपूर्ण। और कुल कितने प्रकार के न्याय का जिक्र किया, 3 प्रकार, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक। अब 5 प्रकार के स्वतंत्रता था, 5 प्रकार के स्वतंत्रता शायद मुझे याद होगा तो मैं लिख देता। सबसे पहले स्वतंत्रता विचार के बारे में डिस्कस किया था, किसका था, विचार था। फिर एक होता अभिव्यक्ति, देखिए विचार हो गया, अभिव्यक्ति हो गया, फिर विश्वास धर्म हो गया, उपासना हो गया। तो ये सारी चीज़ों को याद रखिएगा। असमानता 2 प्रकार के होते हैं, प्रतिष्ठा और अवसर में, याद रखिएगा। अगेन आई रिपीट, इसमें देखिए न्याय 3 प्रकार के लिए जोड़े गए थे। उसी पर स्वतंत्रता की बात करना चाहते हैं, कुल 5 होते हैं। और एक लास्ट आप लोग को मैं बताया था समानता 2 में था। कौन में था, एक अवसर में समानता, एक प्रतिष्ठा में। क्लियर है। चलिए अगला, किस भाषा को पूर्व का इतालवी कहा जाता है, तो फ्रेंड्स आप लोगों को बताना चाहता है पूर्व का इतालवी, तो अल्टीमेटली तेलुगु को बोलते हैं, तेलुगु को पूर्व का इतालवी कहते हैं। क्लियर है। अब वही बात करना चाहते हैं कहाँ का भाषा है, तो तेलुगु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की भाषा क्या है, ये तेलुगु है। अब देखिए तेलुगु भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में कब जोड़ा गया था, तो याद रखिए 2008 में जोड़ा गया था। क्लियर है। वही बात करना चाहते हैं मलयालम को कब जोड़ा गया था, 2013 में। क्लियर है। मराठी को कब जोड़ा गया था, आई थिंक 2023 में, हाँ 2024 में जोड़ा गया था। ठीक है। कन्नड़ को जोड़ा गया, कन्नड़ भी है ना इसमें, हाँ कन्नड़ को जोड़ा गया है, ये भी 2008 में जोड़ा गया। ये सारी चीज़ों को याद रखिएगा। क्लियर है। चलिए कुछ एक्स्ट्रा मैं आप ही लोग को बता ही देता हूँ। सबसे पहले देखिए भारत में कुल शास्त्रीय भाषा की संख्या कुल कितना है, तो याद रखिए कुल भारत में शास्त्रीय भाषा की संख्या कुल 11 है, जिसमें सबसे मूल कितना, देखिए सबसे पहला जो था आप लोग का तमिल था, तमिल था जो कि 2005 में जोड़ा गया था। सेकंड की बात करना चाहे संस्कृत था, जो कि तमिल को 2004 में जोड़ा गया था। क्लियर है। फिर संस्कृत को 5 में जोड़ा गया था। फिर तेलुगु आप लोग का हो गया। उसके बाद बात करना चाहते कन्नड़ था। फिर बात करना चाहते मलयालम था। फिर एक बात करें उड़ीसी था, ये याद है, उड़ीसी को लास्टली जोड़ा गया था 2014 में। ठीक है। और मलयालम था 2013 में जोड़ा गया था। कन्नड़ को 2008 में जोड़ा गया था। अगेन तेलुगु को भी 2008 में जोड़ा गया था। और संस्कृत को 2005 में जोड़ा गया। ये आप लोग को आई थिंक आप लोग को पूरा अच्छे से याद होगा। क्लियर है। अब यहाँ पे मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, देखिए सबसे पहले जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से रखिएगा, इसमें 3 अक्टूबर 2024 को नरेंद्र मोदी ने 6 भाषाओं को जोड़ा। सबसे पहले प्राकृत भाषा, फिर अगेन पाली भाषा को जोड़े हैं, फिर असमिया भाषा को जोड़े हैं, फिर आप लोग को ये क्या नाम उसका बंगाली भाषा को जोड़े हैं, फिर मराठी भाषा को जोड़े, यानी 5 भाषा को जोड़े हैं। तो टोटल शास्त्रीय भाषा की संख्या कितना हो गया, टोटल अगर करते हैं तो 6 5 11 हो जाएगा। क्लियर है। देखिए मैं कितना बता रहा हूँ आप लोग के बीच में। चलिए तारीफ तो नहीं करने वाला चीज़ है, आप लोगों को सिखाने वाला चीज़ है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एकाधिकार प्रतिस्पर्धा की तुलना में एकाधिकार की मांग वक्र क्या होता है, तो फ्रेंड्स याद रखें एकाधिकार मांग की जो वक्र जो होता है वो हमेशा कम लोचदार होती है। क्या होता है, कम लोचदार। तो ऑप्शन है क्या, हाँ बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा। 3 बजे की घंटे और मिनट के सुइयों के बीच कितना डिग्री का कोण बनता है। सिंपल अर्थ है, देखिए आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। इसके लिए फार्मूला था 11/2 मिनट माइनस 30 है, तो 11/2 मिनट लिखिएगा तो 0 हो जाएगा, माइनस 30 है, 30 कर देंगे और एच का वैल्यू 3 था, तो 30 दिया कितना होता है 90, तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ऑटोमेटिकली आप लोग देखे भी होंगे 90 डिग्री कहीं बनाता है। चलिए इसको आप लोग देखिएगा, इसमें फ्रेंड्स आप लोग को यूज करना है। देखिए इसको अगर आप लोग बनाते हैं ना तो 54 का राइट आंसर कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर डी को आ जाएगा आंसर। देखिए वर्षा बाढ़ है तो सूखा, तो देखिए वर्षा जब होती है तो बाढ़ आता है, तो सूखा से क्या होता है तो अकाल पड़ जाता है, तो अकाल ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। क्लियर है। चलिए यदि आप शुरू में दक्षिण की ओर मुँह करके खड़े हैं और फिर 180 डिग्री बाईं ओर मुड़े तो आप किस दिशा में मुँह करके खड़े होंगे। देखिए फ्रेंड्स इसमें आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, कुछ नहीं करना। देखिए सबसे पहले आप लोग को स्टेप से बनाना पड़ेगा। देखिए स्टेप से अगर आप लोग बनाते हैं तो आप लोग को पता है एन लिखिएगा, ई लिखिएगा, यहाँ पे क्या लिखिएगा डब्ल्यू, और यहाँ पे क्या लिखिएगा एस लिखिएगा। क्लियर है। अब मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से सीखिएगा। यदि आप शुरू में दक्षिण की ओर मुँह करके खड़े हैं फिर 180 डिग्री बाईं ओर की मुड़ते हैं, तो देखिए बाईं ओर 180 डिग्री मुड़ते हैं तो किस दिशा में है, तो अल्टीमेटली अगर आप लोग देख लीजिएगा तो ये आप लोग उत्तर दिशा में चले जाए, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दीजिएगा। बादल बारिश से उसी तरह संबंधित है जैसे हवा संबंधित है। तो फ्रेंड्स याद रखिए बादल, तो बादल में बारिश आता है। क्लियर है। तो हवा कैसे आता है, तो हवा आप लोग का देखिए धूल से आता है। पी क्यू का भाई है जो आर का बहन है, एस टी का भाई है और टी क्यू की माँ है, एस का क्यू से क्या संबंध है। देखिए हम लोग बनाना चाहते हैं, काफ़ी अच्छे समय बाद आए क्वेश्चन ये। पी क्यू का भाई है, चलिए मान लेते हैं पी है। ठीक है अंजलि, देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स क्या करना, देखिए मान लीजिए पी है ये आपका, तो पी के बारे में क्या लिखा है, पी क्यू का भाई है, यानी हम लोग यहाँ प्लस कर दें तो पी क्यू का भाई है जो आर का बहन, यानी क्यू जो है ना वह आर की बहन है, यानी क्यू जो है ना वह आर की बहन है, तो यानी ये आप लोग को माइनस कर देंगे। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया, यानी तीनों एक ही जनरेशन का है। एस टी का भाई है, एस जो है टी का भाई है और टी क्यू की माँ है, टी जो है क्यू की माँ, तो हम लोग यहाँ पे देखिए टी जो है क्यू की माँ हो गया। क्लियर है। अब क्या लिखा एस टी का भाई, यानी एस जो है ना वह टी का भाई है, एस जो है टी का भाई है, यहाँ तक समझ में आ गया हो गया। अब लिख रहा एस का क्यू से क्या संबंध है, काफ़ी इजी आ गया, एस का क्यू से। तो देखिए ये आप लोग का एस है और ये आप लोग का क्यू, इसका रिलेशन क्या हो, देखिए ये इसकी जो मम्मी था ये तो क्या होगा पापा हो गया, तो सिंपल में पिताजी हो जाएंगे। तो मम्मी का भाई है तो मम्मी का भाई क्या होता है मामा होता है, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, उच्चतम बिंदु पर पहुंचने पर वस्तु का त्वरण क्या होगा। याद रखिए जब भी किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकना है तो जी नीचे की ओर आता है। क्या होता है, जी नीचे की ओर आता है, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। इस चीज़ को भी आप लोग को पता होगा। क्लियर है। और फ्रेंड जी का मान क्या होता है, आप लोग को पता होगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। क्लियर है। बात करना चाहते हैं त्वरण किसे कहते हैं, तो देखिए त्वरण होता है ए, तो ए का फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाई टी होता है, v माइनस यू बाई टी होता है। चलिए ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ओजोन परत, तो ओजोन परत के लिए सबसे जिम्मेदार जो गैस होता है वह CFC होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं क्लोरोफ्लोरो कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरो कार्बन बोलते हैं। क्लियर है। और याद रखिएगा ओजोन परत जो पाए थे वह समताप मंडल में पाए थे। क्लियर, इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखिएगा। क्लियर है। और ओजोन परत की मोटाई को हम लोग ऑप्शन से मापते हैं। क्लियर है, इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए और ओजोन परत के संरक्षण के लिए एक बैठक हुआ था जिससे बोलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये कब हुआ था, तो 1987 में हुआ था। 1987 में हुआ था 16 सितंबर को, इसलिए 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हम लोग ओजोन परत दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यापारी किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 15% का छूट देकर बेचने पर 10% का लाभ प्राप्त करता है, तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा। कुछ नहीं करना, ये बन जाएगा। देखिए सबसे पहले अंकित मूल्य, देखिए आप लोगों को फार्मूला का यूज करना, MP/CP यूज कीजिए, MP/CP। अब दिख रहा ना अंकित मूल्य पर 15% छूट देता है, तो हम लोग यहाँ पे छूट को हमेशा नीचे लेते हैं 85 कर देंगे, और लाभ कितना करता है 10 110 कर देंगे। आप लोग तोड़ दीजिए, तो देखिए 22 का पारा में देखिए यहाँ पे 5 का पारा में 22 बार आएगा, 5 का पारा में 17×5 = 85। तो यहाँ पे लिख रहा है आप लोग का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य का रेशियो 17 है और MP का कितना 22 है, तो 17/22 है, यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। संख्याएं 4, 6, 8, P 12 और 14 की माध्यिका 9 है, तो P का मान क्या होगा। देखिए सबसे पहले आप लोग को क्या करना पड़ा, इसे असेंडिंग ऑर्डर में समझना पड़ेगा। तो माध्यिका 9 है तो 9 लेते हैं। सबसे पहले इसको देखेंगे कितना टर्म है, 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 है तो हम लोग क्या करेंगे तीसरा और चौथा टर्म को लेंगे। तो तीसरा टर्म आप लोग 8 है और चौथा टर्म P है, तो 8 + P को 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 दूनी 18, तो 18 बराबर क्या लिखिए 8 + P करेंगे, तो फ्रेंड P का वैल्यू कितना आएगा 10 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। अमित की आय और व्यय का प्रारंभिक अनुपात क्रमशः 9:5 है। उसकी आय को 5% बढ़ाया जाता है तो व्यय को 5% में बढ़ाया जाता है, तो उसकी नई बचत 37,000 है। तो अमित का प्रारंभिक आय क्या होगा? कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं करना। देखिए अमित की आय क्या है? 9x है और व्यय कितना है? 5x है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? देखिए अमित का नया आय बोला तो हम लोग यहाँ पे देखिए 9x है ना, तो 9x को क्या करेंगे? 105 बटा हम लोग क्या करेंगे? सिंपल में 100 कर देंगे। तो यहाँ से सॉल्व किया तो 9.4 कितना है? 9 ये आएगा। अब इसी के अनुसार नया व्यय निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए आप लोग को 5x है ना, 5x के अकॉर्डिंग करेंगे तो यहाँ पे क्या किया? 115 बटा 100 कर दिया। तो यहाँ से अगर निकालिए तो 5.75x आएगा। क्लियर है? अब क्या करें? आप लोग को नई बचत करना है तो हम लोग दोनों का डिफरेंस लेंगे, तो डिफरेंस लेंगे तो 3.7x आ गया। क्लियर है? तो 3.7x का डिफरेंस अगर देखिएगा ना तो टोटल कितना लिख रहा है? 37,000 लिख रहा है। कितना लिख रहा है? 37,000। तो हम लोग एक्स का वैल्यू निकालना था तो एक्स का अगर वैल्यू निकाले होंगे तो टोटल 10,000 आया होगा। कितना है? 10,000 आया होगा। तो अमित क्या बोला तो 9 को हम लोग क्या करेंगे? 10,000 से गुना कर देंगे। तो 9 को 10,000 से हम लोग गुना करते हैं तो टोटल 90,000 आएगा। कितना आएगा? 90,000। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। चलिए एक घनाभ आकार का कमरा जिसका आयाम 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर है में रखी जाने सकने वाली सबसे लंबी की लंबाई क्या होगा? जब भी घनाभ की बात करते हैं ना तो सबसे लंबी लंबाई का अर्थ होता है इसका विकर्ण निकालना। तो विकर्ण क्या होता है? L² + B² + H²। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? तो 4 हो गया। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 हो गया। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। तो 16 4 20 और 9 क्या होता है? 29। तो राइट आंसर करेंगे तो √29 होगा, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग आता है। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप लोगों को मान निकालना है तो हम लोग इसका अगर भिन्न का जोड़ निकालते हैं तो आप लोग काफ़ी अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसका वैल्यू जो आएगा 24 आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोग का कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन आ गया। एक थैले में 6 काली और 8 सफ़ेद गेंद है, एक गेंद ये निकाली जाती है तो खींची गई गेंद के सफ़ेद होने की प्रायिकता क्या होगी? तो सबसे पहले क्या बोला? सफ़ेद होने का। तो टोटल सफ़ेद कितना था? 8 था। 8 बटा क्या करेंगे? 14। तो कितना आएगा? तो 4/7 आएगा। तो 4/7 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए भारतीय तीरंदाजों ने पहली बार ओलंपिक में किस वर्ष भाग लिया था? काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन ये। तो फ्रेंड्स बात करना चाहते हैं भारतीय तीरंदाजों ने, तो याद रखिए भारतीय तीरंदाजों ने पहली बार जो भाग लिया था वह 1988 में लिया था। 1988 में भाग लिया था। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है? याद रखिए 1988 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक दक्षिण कोरिया के सियोल में आयोजित हुआ था। यानी कि 1988 का जो ओलंपिक हुआ था ना वह सियोल में हुआ था। क्लियर है? चलिए अब भारत पहली बार 1900 के ओलंपिक में भाग लिया था। क्लियर है? चलिए A.R. रहमान ने माइकल जैक्सन के साथ निम्नलिखित में से कौन सा संगीत एल्बम रिकॉर्ड किया था? तो फ्रेंड्स अल्टीमेटली आप लोग पढ़े होंगे तो ये जो किया था एकल सत्यम, क्या था? एकल सत्यम को किए थे। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। क्लियर है? चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित? देखिए थॉमते किसको है तो हम लोग याद रखिएगा ना, थामते पुरुष लोग तो थाम के रखता है तो पुरुष बैडमिंटन होता है, पुरुष बैडमिंटन होगा। तो याद रखिए थॉमस कप पुरुष बैडमिंटन खेल से संबंधित होते हैं। क्लियर है? चलिए अगला कप, और फ्रेंड्स याद रखिएगा थॉमस कप और उबेर कप दोनों 2024 का जो विजेता रहा वह चीन रहा था। याद रखिएगा चीन रहा था, याद रखिएगा आप लोग। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो अल्टीमेटिव है ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे पहले भाग नंबर 3। तो भाग नंबर 3 आप लोग पढ़ेंगे ये आप लोग को फंडामेंटल राइट्स से होता है। भाग नंबर 1 संघ एवं राज्य क्षेत्रों से होता है। भाग नंबर 4 तो DPSP यानी कि डायरेक्ट टू प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी से है। तो आप लोग को भाग नंबर 2 की बात करना चाहते हैं तो भाग नंबर 2 जो आप लोग का होता है वह नागरिकता से संबंधित होती है। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। आई होप आप लोग क्लियर हुआ। क्लियर है? अब देखिए बातें करना चाहते हैं नागरिकता, तो भारत में जो नागरिकता है वह सबसे पहले एकल नागरिकता है। क्लियर है? और इसका प्रावधान जो लिया वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था। और नागरिकता सबसे पहले याद रखिएगा नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया और जो कि आर्टिकल नंबर कितना से कितना के बीच है? 5 से 11 के बीच में है। और मैं आप लोग को बताना चाहता हूं जब भारत का मूल संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था तो उसमें आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9 ये सारे को एक बार में लागू किया गया था। इस चीज़ को आप लोग को आई थिंक पता होगा तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो याद कर लीजिए। क्लियर है? अब देखिए इसी में आर्टिकल नंबर 10 आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए आर्टिकल नंबर 10 में नागरिकता के अधिकारों को जारी रखने का प्रावधान किया गया है। वही 11 तो 11 में क्या है? कानून द्वारा नागरिकता के अधिकारों को विनियमित करने के लिए संसद उत्तरदायी होते हैं। ये सब सारे आप लोग पढ़े होंगे। और फ्रेंड देखिए आप लोग को पढ़े होंगे CAA यानी कि देखिए CAA कब लागू हुआ पता है? नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो लागू हुआ था आई थिंक 11 मार्च को लागू हुआ था। ये भी 11 मार्च था या 11 जनवरी था, मैं कन्फ्यूज क्यों, आई थिंक 11 मार्च ही था। तो ये आई थिंक नहीं कन्फर्म 11 मार्च 2024 को लागू हुआ था। इस चीज़ को ही आप लोग को पता होगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को विवेकाधीन शक्ति के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय में यौन कार्य को पेश में मान्यता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए यौन कार्य के लिए बोला, क्लियर है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद की विवेकाधीन शक्ति के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यौन कार्य को पेशे के रूप में मान्यता दिया। तो फ्रेंड्स आप लोग देखेंगे बहुत सारे जो कार्य करते हैं यानी कार्यशील व्यक्ति होते हैं, वो अगर वो मान लीजिए कि कोई लेडीज़ है तो वो प्रेग्नेंट होती है तो उसको देखने के लिए भी यानी कि उसको छूट दी जाती है। तो उसके लिए क्या है, आर्टिकल नंबर 142 होता है। क्या होता है, आर्टिकल नंबर 142 होता है। तो आर्टिकल नंबर 142 के तहत ये होता है। तो याद रखिए, अनुच्छेद 142 के तहत विवेकाधीन शक्ति के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय में यौन कार्य को पेशे के रूप में मान्यता मिला। क्लियर है। चलिए अब मैं आप लोग को एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। देखिए सबसे पहले सेक्स वर्कर कानून के समान संरक्षण के हकदार है और आपराधिक कानून भी सभी मामलों में आय और सम्मति के रूप में कार्य करते हैं। क्लियर है। वही बात करना चाहते हैं फ्रेंड्स आप लोग में आर्टिकल नंबर 143 के बारे में। तो याद रखिए आर्टिकल नंबर 143 में सर्वोच्च न्यायालय को सलाहकारी अधिकारिता दी गई है। यानी कि देखिए सर्वोच्च न्यायालय जो होता है ना, देखिए आर्टिकल नंबर 143 ये बोलता है सर्वोच्च न्यायालय जो है ना, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को सलाहकारी, देखिए मैं लिख देता हूँ, सुप्रीम कोर्ट को सलाहकारी अधिकारिता दी गई, यानी कि सलाह दे सकता है राष्ट्रपति को भी, ये दिया गया। यानी कि राष्ट्रपति को भी सलाह कौन दे सकता है, आर्टिकल नंबर 143 के तहत तो सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। क्लियर है। वही बात करना चाहते, देखिए आप लोग पढ़े होंगे 141। तो अल्टीमेटली 141 के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों में बाध्यकारी होते हैं। क्लियर है। ये सब सारी चीज़ों को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। तो स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, स्थिर की कीमतों पर राष्ट्रीय आय पर आधार वर्ष कीमतों पर अनुमानित होते हैं। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। और फ्रेंड्स याद रखें राष्ट्रीय आय की गणना जो होता है वह सकल घरेलू उत्पाद और शुद्ध राष्ट्रीय आय द्वारा NANI के द्वारा होते हैं। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय का जनक भारत में किसे कहते हैं। तो अल्टीमेटली दादा भाई नौरोजी को कहते हैं। कितना रुपए का सिक्का स्टार्ट किया था, तो 20 रुपए के नोट से। चलिए इसको तो आप लोग कर लेंगे। देखिए ये सब सारे इजी क्वेश्चन है। एक निश्चित कुट भाषा में बर्ड को DKTF लिखा जाता है, काइट को MKVG लिखा जाता है, तो उसी भाषा में ईगल को कैसे लिखेंगे। सबसे पहले फ्रेंड आप लोग को देखिए ना, पड़े BIRD लिख रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को लिखना, देखिएगा B में 2 बढ़ाएंगे तो D आएगा, I में 2 बढ़ाएंगे तो सभी सारे में 2 बढ़ा रहा। तो हम लोग क्या करेंगे, ईगल के लिए बोल रहा, क्या लिख रहा है, ईगल यानी EAGLE। तो फिर E में 2 बढ़ाएंगे तो EFG, यानी सबसे पहले G से स्टार्ट होगा, A में 2 बढ़ाएगा तो C आएगा, GHI हो गया, N हो गया, फिर आप लोग यहाँ पे जी। तो ऑप्शन नंबर A को मोहब्बत से क्लिक कर दीजिए। देख लीजिए इसमें आप लोग को बताना कौन एक समान और एक असंगत है। कौशल, वजन, स्मरण शक्ति, बुद्धि। देखिए वजन का आप लोग का सबसे अलग हो गया, बाकी आप लोग ये तीनों जो था ज्ञान इंदिरा का पार्ट है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर B को क्लिक कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन आप लोग को इसमें अपोजिट शब्द में क्यू का अक्षर को पता करना। देखिए सबसे पहले कॉमन देखेंगे, तो देखिए कॉमन आप लोगों को दोनों में टी है, तो हम लोग क्या करेंगे, टी के अकॉर्डिंग क्लॉकवाइज चलेंगे। तो टी के बाद क्या आया, एस आ रहा। ठीक है। फिर क्या आ रहा, आर। फिर देखेंगे टी के बाद क्या आ रहा, क्यू आ रहा। फिर क्या लिख रहा है, यू आ रहा। तो आप लोगों को बोला क्यू, तो क्यू का अपोजिट क्या, एस है। तो ऑप्शन नंबर A को क्लिक कर देंगे। तो क्षेत्र का राइट आंसर ऑप्शन नंबर A को क्लिक कर देंगे। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज रॉन्ग। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या लिख रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है सभी खिलौने कलम है। तो देखते हैं सभी खिलौने को टॉय मानते हैं, सभी खिलौने को क्या बोल रहा है, पेन मान रहा था। हम लोग पेन मानिए, सभी खेले कलमे हैं, तो सभी खेले पल में है, तो यानी मान लें सभी प्ले को कलम मान लें। क्लियर है। तो यहाँ पे पेन था आप लोग का। ठीक है। तो कोई भी खिलौना खेल नहीं है, तो देखिए नहीं रहता तो हमेशा नहीं कीजिएगा। ठीक है। नहीं है तो नहीं है, तो नहीं कैंसिल कर देंगे। कोई भी कलम खेल नहीं है तो नहीं करेंगे। कुछ खिलौने खेल हैं, तो ये भी गलत हो गया। नहीं, कुछ खिलौने खेल है तो बिल्कुल कुछ खिलौने, यानी देखिए कुछ टॉय जो ना खेल है बिल्कुल है। तो ये पहला और तीसरा सही हो रहा। तो पहला और तीसरा आप देखिए, यहाँ भी खिलौना है, खेल है, यहाँ भी खिलौना और खेल है। जब भी इस टाइप्स में आता है एक गलत और एक सही आता है, तो आइदर ऑल में चल जाता है, यानी या तो 1 होगा या तो 3 होगा। तो ऑप्शन है तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर D को क्लिक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर D इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए रुक्मणी का परिचय देते हुए विजय ने कहा, यह मेरी पत्नी के एकमात्र भाई के पुत्र की माँ है। तो रुक्मणी के पति का विजय से क्या संबंध है। फ्रेंड्स आप लोग काफ़ी मोहब्बत से इसको बना सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या बोला, रुक्मणी का परिचय देते हुए विजय ने कहा। चलिए मान लो विजय ने कहा वह मेरी पत्नी। तो देखिए विजय की पत्नी मान लो ये नेगेटिव हो गया, दोनों के बीच क्या संबंध है, पति पत्नी का, यानी इसका जेंडर मेल हो गया। यह मेरी पत्नी के एकमात्र भाई, तो एकमात्र भाई यानी इसका साला हो गया कि भाई के पुत्र, तो भाई के पुत्र, एकमात्र भाई के पुत्र की माँ है। तो फ्रेंड्स इसकी माँ को बोला, तो यहाँ पे अगर इसकी माँ करेंगे ना, तो इसकी माँ यानी ये कर लेंगे। क्लियर। अब देखिए माँ का अर्थ हो गया ना, ये इसका जो साला था इसका ये पत्नी हो गया। क्लियर है।
तो आप लोग रुक्मणी के पति, तो यहाँ पे रुक्मणी, तो रुक्मणी के पति, तो रुक्मणी का पति यानी कि रुक्मणी का पति का विजय से क्या संबंध है? तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स ये क्या साला ही होगा, तो विजय का साला हो गया, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो साला हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। जैव आवर्धन का क्या तात्पर्य है? तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स बायो मैग्निफिकेशन का अर्थ होता है, देखिए, खाद्य श्रृंखला में उच्च पोषी स्तरों में प्रदूषकों की सांद्रता में वृद्धि करना, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। क्लियर है? चलिए, कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखिए, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले विंडोज 10 ये ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट्स होता है, मैक 10 भी होता है, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, आप लोगों को पता है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है एक प्रकार क्या होता है, एक प्रकार सॉफ्टवेयर होता है, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है? चलिए, 53,240 रुपये की राशि 3 वर्षों में 10% CI पर जमा किया थे, तो मूल राशि क्या होगी? कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना। देखिए, आप लोग के यहाँ 10% के अनुसार 10 से 11 कर देंगे। अगेन आई रिपीट, 10 से हम लोग क्या करें, 11 कर देंगे, फिर 10 से क्या करें, 11 कर देंगे। अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो आप लोग का ये तो कितना इतना आ गया ना, 3 जीरो आ गया ना, हाँ ये आ जाएगा। अब 11 गुना 11 121 को 11 से गुना का 133 आएगा। क्लियर है? और आप लोग यहाँ पे लिखा, देखिए इसका वैल्यू, देखिए ये आप लोग का जो वैल्यू की राशि पर यानी 133 का गुना कितना कीजिए कि 53240 आएगा, तो इसको कीजिएगा ना, तो टोटल अगर आप लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं, तो आप लोग अगर सॉल्यूशन करते हैं ना, तो देखिए आप लोग सिंपल में बता देना चाहते हैं, बहुत गर्मी लग रहा, तो इसका टोटल कीजिएगा ना, तो ये आप लोग का आएगा 4 टाइम्स में। कितना आएगा? 4 टाइम्स में आएगा। हाँ 4 टाइम बोल के 40 टाइम्स आएगा। ठीक है, तो 40 को हम लोग इससे गुना करेंगे ना, तो 40 लिख देंगे 3 जीरो, यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। चलिए, जब हम लंबी विभाजन विधि से दो संख्याओं के महत्तम संख्याओं का गणना करते हैं, तो अंतिम विभाजक 2 होता है और क्रमिक भागफल पहले से अंतिम तक 2 4 2 होते हैं, तो इन दो संख्याओं को ज्ञात करना है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा ना, तो देखिए इसका एक ट्रिक था, मैं भूल चुका हूँ। इसका कोई ट्रिक था, मेरा माइंड में नहीं आ रहा। इसका कोई ट्रिक था 2 4 2, मेरा माइंड में नहीं आ रहा फ्रेंड्स, क्या बताऊँ भाई। इसको भी स्किप करते हैं, रुकिए। अब लंबा विधि से बताएंगे तो लफड़ा हो जाएगा, तो देखते हैं। रुकिए, लास्ट वाला संख्या से चलना है। ठीक है, तो देखिए लास्ट वाला क्या सी है, तो सी को 2 से 2 दूनी 4 हो गया, प्लस 0 यानी 4 आ गया। रुकिए, इसको मैं लास्ट में बता दूंगा, सॉरी। एक क्रिकेटर की 64 पारियों में रनों का एक निश्चित औसत था। अपनी 65वीं पारी में वह अपनी ओर से बिना किसी आउट स्कोर के आउट हो जाता है। इससे उसका औसत रन 2 कम हो जाता है, तो उसके रनों का क्या औसत होगा? फ्रेंड्स आप लोग काफ़ी अच्छे से बना सकते हैं। देखिए, एक क्रिकेटर की 64 पारियों में रनों का एक निश्चित औसत था। ठीक है, तो मान लीजिए 64 पारी का, तो 64 पारी का औसत मान लीजिए 64x हो गया। वो अपनी 65वीं पारी में बिना किसी रन को बनाया, नहीं देखिए जीरो रन बना दिया। टोटल पारी कितना हो गया? 65 रन हो गया। ठीक है, यहाँ से सुना गया, बिना अपनी 65वीं पारी हुआ बिना किसी स्कोर के आउट हो जाता है, और उसकी औसत रन 2 रन घट जाती है। तो शुरू में औसत क्या माना था? एक्स था, तो एक्स में से हम लोग 2 को घटा दिए। यहाँ तक समझ आ गया इक्वेशन। अब आप लोग सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ देखेंगे तो 64x आई है। अब 65 को x से गुना करेंगे, आई थिंक 65x आएगा, माइनस 65 को 2 से गुना करेंगे 130 आएगा। अब 64x में से 65x को घटाएंगे तो माइनस x आएगा, यहाँ पे माइनस 30 है, तो x का वैल्यू अगर देखिए तो 130 आ रहा है। क्या आ रहा है? 130 आ रहा है फ्रेंड्स, क्या आ रहा है? 130 आ रहा है। क्लियर है? तो यहाँ 130 तो वैल्यू आ गया, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग को बोला, तो उसका रनों का नया औसत क्या? देखिए ये एक्स का वैल्यू क्या आ गया? 130 हो गया। ठीक है, तो नया औसत बोल रहा। ठीक है, तो नया औसत में एक्स का वैल्यू आप बताइए कितना है? तो 130 आ गया था। अब 2 रन घट रहा था, तो 130 में से आप लोग क्या किए, 2 को घटा दीजिएगा, तो कितना आएगा? आई थिंक 128 आएगा, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी को मोहब्बत से क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के लिए, क्वेश्चन मैं स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन मैं इसे बना ही देता हूँ। देखिए, एक बर्तन से लिए गए दूध के नमूने में 4% पानी है, तो फ्रेंड अगर 4% पानी है तो 98% क्या होगा? दूध होगा। पानी की मात्रा घटाकर 2% करने के लिए बर्तन के लिए 8% लीटर मिश्रण में शुद्ध मात्रा कितनी होगी? इसको बनाइए खुद से। चलिए देखिए ना, बना दे इसको, रहने दीजिए। देख रहे हैं अगला क्वेश्चन, मैडी 75 पृष्ठों वाले एक अध्याय का 3/5 भाग पढ़ती है, उसे पूरा अध्याय पढ़ने के लिए कितने और पृष्ठ की आवश्यकता होगी? कुछ नहीं करना फ्रेंड, देखिए टोटल कितना लिख रहा है? 75 लिख रहा है। अब अभिष्टों की संख्या बोला ना, तो 1 - 3/5 करेंगे तो क्या लिखिएगा? 2/5। 2 का 5 का पढ़ा पैदा कितना? 15, तो 15 दूनी क्या लिखिएगा? 30 आएगा। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर लिखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे, यानी 30 इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो इसमें आप लोग को देखना कौन सा प्रतिच्छेद करता है। देखिए इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ना, तो आप लोग वैल्यू को पुट करके देख ले, जिसमें आप लोग को सेटिस्फाइड करता है। क्लियर है? तो वो हमेशा आंसर होगा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए को चूज कर, देखिए 4 और 2 को पुट करना है, तो देखिए 4 है, 4 का एक्स के अपन लोग 4 पुट करेंगे, माइनस 3 है 3, वाई के यहाँ पे 2 पुट करेंगे, लाना कितना है? 10, तो 4 16 में से 6 घटाए 10, यानी आ गया। फिर अगेन हम लोग पुट करेंगे
-2 और -6, तो -2 पुट किया तो यहाँ पे -8 आ गया, माइनस 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 प्लस हो गया 8 सॉरी 6 के यहाँ पे 6 × 3 = 18 हो गया। तो यहाँ भी सॉल्व किया कितना गया 10, यानी पहला सेटिस्फाइड आप लोगों का पूरा हो गया। अब इसी का -2 ये इसमें भी पुट करके देखेंगे होता है कि नहीं। तो देखिए 10 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 माइनस 2x, यानी 4 दूनी 8 हो गया। फिर लिख रहा 4y, तो 4 दूनी यहाँ पे 8 लिखेंगे, क्लियर है, -20। तो अल्टीमेटली देखिए ये 20 से कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल, 0 आ गया। तो मेरा राइट आंसर करिएगा ना, तो ऑप्शन नंबर ए ही आप लोग का सेटिस्फाइड हो रहा है, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। भारत में आयोजित 71वां मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीतने वाला क्रिस्टीना पिस्चुकोवा किस देश की है। तो सबसे पहले याद रखिए 2024 का जो मिस वर्ल्ड जो हुआ था भारत में हुआ था, पहला करंट अफेयर ये बन जाएगा आप लोगों का, क्लियर है, याद रखिएगा। और इसका विजेता कौन थी, तो क्रिस्टीना पिस्चुकोवा, याद रखिएगा। पिज्जा खा लें, क्या कि हम लोग 71 रुपये में पिज्जा खा लें, ठीक है, भारत में। अभी कहाँ के रहने वाली है पता आप लोगों को, चेक गणराज्य का, कहाँ के रहने वाली है, चेक गणराज्य का, इस चीज़ को याद रखेगा। चलिए, तो 71वां मिस वर्ल्ड कौन बनी है, तो चेक गणराज्य की रहने वाली क्रिस्टीना पिस्चकोवा, क्लियर है। और ये कहाँ पे हुआ था, तो भारत में हुआ था। चलिए अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और फ्रेंड्स क्या आप लोगों को पता है, देखिए सबसे पहले ना मिस वर्ल्ड जीतने वाली भारतीय पहला कौन थी पता है, मिस वर्ल्ड जीतने वाली पहले भारतीय का नाम था आप लोगों को आई थिंक पता होगा, रीता फारिया थे। देखिए आई थिंक शायद आप लोगों को पता होगा, रीता फारिया थे, जो कब बनी थी, तो 1966 में बनी थी, क्लियर है। उसके बाद कौन बनी थी पता है, ऐश्वर्या राय, फिर डायना हेडल, युक्तिमुखी, प्रियंका चोपड़ा, हाल फिलहाल 2017 में जो बनी थी वो मानुषी छिल्लर थी, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 85वां ग्रैंड मास्टर विजेता कौन बने थे। देखिए सबसे पहले हम बातें करना चाहते हैं 85वां, तो 86वां कौन था, श्याम निखिल थे, ठीक है। तो 85वां की बात करना चाहते हैं वैशाली रमेश बाबू होगा, वैशाली रमेश बाबू, नहीं ना 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 86 को टोटल हो चुका है, जिससे 85वां मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, तो 85वां श्याम निखिल है, श्याम निखिल है। और वही 86वां 84वां की बात करना चाहते हैं, 84वां आप लोग का वैशाली रमेश बाबू है, क्लियर है। 85वां कौन है, श्याम निखिल है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्लियर है, इस चीज़ को याद रखिएगा, क्लियर है। सॉरी मैं थोड़ा गलत बोल दिया था। कोनेरी हम्पी ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पहली भारतीय महिला है, कोनेरी हम्पी, याद रखिए, पहली महिला बोले तो कोनेरी हम्पी होंगे, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए ग्रैंड मास्टर फ्रेंड्स आप लोगों को पता है ग्रैंड मास्टर का अवार्ड सबसे पहले शतरंज का अवार्ड किसे कहते दिया गया था पता है, डी गुकेश को दिया गया था। याद है डी गुकेश सबसे कम उम्र में शतरंज चैंपियन बना था, और इसी वजह से डी गुकेश सबसे इंपॉर्टेंट नेम है ये, आई थिंक आप लोग पढ़े हुए। तो डी गुकेश को फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, इसे क्या मिला पता है, राजीव गांधी अवार्ड से भी इसे सम्मानित किया गया। सॉरी राजीव गांधी का नया नाम क्या, ध्यानचंद अवार्ड से इसे सम्मानित किया। कुल 4 लोगों को सम्मानित किया, जिसमें सबसे पहले डी गुकेश है, देखिए मैं याद कर, डी गुकेश को मिला जिसका सम्मान शतरंज से है। फिर हरपनप्रीत कौर को मिला जो कि हॉकी का कप्तान है, क्लियर है। उसके बाद प्रवीण कुमार को मिला जो कि शायद पैरा एथलीस्ट है। एक और लिखे शायद मनु भाकर को मिला था, ये सारे चारों का नाम याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। किस संस्था ने गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को मानद डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, देखिए सीईओ सुंदर पिचाई, सबसे पहले गूगल का सीईओ कौन है, तो यहाँ से आप लोग को कंफर्म होगा सुंदर पिचाई। गूगल का स्थापना कब हुआ था, 1998 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर था कैलिफोर्निया है। अब डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि दिया था, तो याद रखिए डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि जो दिया था IIT खड़गपुर को दिया था, क्लियर है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। जापान और कोरिया के बाद USA के नेतृत्व वाले खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क में शामिल होने वाला तीसरा एशियाई देश कौन सा है। तो फ्रेंड्स याद रखिए तीसरा जो एशियाई देश शामिल हुआ अपना प्यारा भारत देश हुआ, याद रखिएगा। तो जापान कोरिया के बाद USA के नेतृत्व में शामिल होने वाला तीसरा देश कौन बना, तो भारत बना, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लॉडिया शिवनम ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो ये काफ़ी फेमस है और काफ़ी देखे होंगे, काफ़ी हेडलाइंस पे चला था। तो क्लॉडिया शिवनम जो थे ना वो आप लोग मैक्सिको की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है, मैक्सिको की रहने वाली है, क्लियर है। तो क्लॉडिया शिवनम मैक्सिको देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया था, क्लियर है। इस चीज़ को भी आप लोग को पता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय संघ की स्थापना किस वर्ष में किया गया था। तो फ्रेंड्स याद रखिए यहाँ पे राष्ट्र संघ की बात करें, देखिए सबसे पहले इसका स्थापना हुआ था 1920 में। कब हुआ था, 1920 में। मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, देखिए सबसे पहली बात ना तो इसे बोलते हैं लीग ऑफ नेशन भी बोलते हैं। इससे क्या बोलते हैं, लीग ऑफ नेशन। अल्टीमेटली आई थिंक आप लोग को पता हो, देखिए इसे बोलते हैं लीग ऑफ नेशन, LEIAG, लीग ऑफ नेशन बोलते हैं, क्लियर है। देखिए सबसे पहले जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो उसमें शांति के लिए एक लीग ऑफ नेशन की स्थापना किया गया था, जिसे राष्ट्र संघ की स्थापना माना था, 1920 में किया गया था। लेकिन यह पूरी तरह से फेल हो गया था। फिर जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था तो उसके बाद क्या हुआ था, फिर से संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था 1945 के समय, क्लियर है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखिए
सबसे पहले लीग ऑफ नेशन, तो इसकी स्थापना हुआ था 10 जनवरी 1920 को हुआ था, क्लियर है, जो कि पूरे का पूरे फेल हो गया था, यानी कि ये जो है ना विश्व युद्ध को रोकने में नाकाम रहा था, क्लियर है। तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ था 1945 में, आई थिंक 24 अक्टूबर था, हाँ बिल्कुल 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का स्थापना हुआ था। यूएनओ को फुल फॉर्म क्या था, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, न्यूयॉर्क में, क्लियर है। और इसमें भारत जो सदस्य बना था तुरंत इसके 6 दिन बाद बन गया था, यानी 30 अक्टूबर 1945 को इसका 45 को भारत इसका सदस्य बन गया था, क्लियर है। चलिए अब इसके साथ साथ फ्रेंड्स अभी आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ यूएनओ का भी वर्तमान महासचिव कौन है, तो एंटोनियो गुटेरेस। देखिए अगेन आई रिपीट, यूएनओ का देखिए सबसे पहले याद रखिए यूएनओ, तो फ्रेंड्स यूएनओ का भी वर्तमान सचिव कौन है, तो एंटोनियो गुटेरेस, याद कर लिए एंटोनियो, देखिए मैं लिख दिया एंटोनियो गुटेरेस हो गया, एंटोनियो गुटेरेस है, इस चीज़ को याद, गुटेरेस हो गया, क्लियर है। आइए अभी जो है ना 2022 से लेकर 2027 तक रहेंगे, 2022 से लेकर 27 तक इसका टेन्यूर है, क्लियर है। इससे पहले भी 17 से 22 तक यही थे, और इससे पहले थे बान की मून, जो कि दक्षिण कोरिया के रहने वाले थे, क्लियर है। चलिए इसमें आप लोग को मैट्रिक्स का क्वेश्चन दिया है, इसमें आप लोग को बोलना है कि क्वेश्चन मार्क्स पे क्या आएगा। देखिए कुछ नहीं करना, देखिए 9 × 45 में 2 घटाएं 43 आ गया, 7 × 28 में 2 घटाएं 26 आ गया, तो 9 से 63 में से 2 घटाएंगे तो कितना 61 आएगा। तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर जाएंगे तो ऑप्शन नंबर 1 को क्लिक कर देंगे। इसको आप लोग को बताना है, देखिए उस निम्न चित्र में संख्याएं भारतीय नेता और गायकों को दर्शाते हैं, कौन सा क्षेत्र दर्शाता है जो भारतीय नेता हो परंतु गायक नहीं हो, संख्या यानी कि भारतीय का नेता होगा लेकिन वह गायक नहीं होगा। तो अल्टीमेटली देखिएगा ना तो ऑप्शन नंबर 1 को क्लिक कर सकते हैं, 2 हो गया। बस अब क्वेश्चन आप लोग के लिए है, आप लोग खुद से कीजिए, है ना। चलिए अब मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। देख लीजिए कुछ क्वेश्चन और बचा हुआ है। लास्ट, इंटरनेट के डाटा को सुरक्षित करने के लिए, स्थानांतरित करने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं, तो याद रखिए इसके लिए जिस प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं उससे हम लोग बोलते हैं HTTP का, यानी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। लास्टली जीन एडिटिंग तकनीक CRISPR Cas9 में Cas9 का कार्य क्या होता है, तो याद रखिएगा DNA को काटता है, क्या करता है, DNA को काटने का कार्य करता है। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट वीडियो में आते हैं, तो देखिए सेट नंबर 14 को स्टार्ट करेंगे, क्लियर है। आई थिंक आप लोग को कैसा लगा मेरा क्लासेस बताइए आप लोग, उसके अकॉर्डिंग मैं सेट नंबर 14 को भी स्टार्ट करूँगा। और फिर देखिए मेरे पास स्पेशल GS का ये सारे क्वेश्चन को अगर मैं आप लोगों के बीच करवा देता हूँ पूरे रैपिड फायर की तरह, तो याद रखिए आप लोग को कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा, क्लियर है। ये सीरीज को भी मैं पूरे के पूरे आ रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा, क्लियर है। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहे। थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्ट्रीट। थैंक यू सो मच, होप फॉर द बेस्ट। बाय, सागर कुमार, गझंडी, झारखंड, कोडरमा डिस्ट्रिक्ट।